हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यहाँ से आप एक 14 मार्क का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। देखो, अगर किसी का ऐसा है कि सर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ब्लैंक हो रखा है, हमें कुछ भी नहीं आता सर इस चैप्टर में, हमें एकदम कॉन्फिडेंस नहीं सर इस चैप्टर में, तो आप एक काम कर सकते हो। हमने अपना जो रेगुलर बैच है ना, उसका जो टोटल 7 लेक्चर्स है वो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा मेरे चैनल पे। आप वहां से जाके वो सातों लेक्चर्स आप देख लो। एंड उससे रिलेटेड, अब आप लेक्चर देखोगे तो आपको फिर स्टडी मैट चाहिए होगा। उससे रिलेटेड जो हमारा स्टडी मटेरियल भी है ना, जो रेगुलर बैच का स्टडी, जैसे ये हमारा स्टडी मटेरियल है, तो ये स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का। हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो हैंड रिटन नोट्स है, ये वाला जो नोट्स है ये भी अपलोड कर दिया गया है ना। तो आप जाके वहां से ले सकते हो, और जो लोग रिवीजन भी कर रहे हैं वो लोग भी ये नोट्स ले सकते हैं, उनके काम भी अभी आएगा। तो आज हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर हम लोग का जो मेनली यहाँ पर है, यहाँ पर ना आपको दो तीन चीज आपको ध्यान देना है। एक तो फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट अच्छे से आपको ध्यान में होना चाहिए, जो अभी मैं आपको एकदम से याद करवा दूंगा यहीं पे आज, ठीक है। फॉर्मेट मतलब दोनों का, पार्ट वन पार्ट टू, मतलब बैलेंस शीट का भी और पीएनएल का भी। इसके साथ साथ कुछ डिस्क्लोजर चाहिए होता है, वो डिस्क्लोजर्स भी हमें देखना है। एंड करंट एसेट करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन कैसे क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। मतलब कब बोले नॉन करंट है, कब करंट है, ये सब हम लोगों को देखना है। इतना अगर कर लेते हो और कुछ एक्सेल प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम का काम तो अभी आपका हो जाएगा। सबसे पहले आओ समझते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एक बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर होता क्या है। देखो, हमारा जो मेन पर्पस ही होता है अकाउंटिंग का, क्या करते हैं हम लोग बताओ। हम लोग जनरेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। तो अब कम्युनिकेट कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, आप समझो, जो इतने सारे लोग जो देखने वाले हैं, अगर समझो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना हो, अगर कोई तरीका ना हो ऐसे जो सब कोई फॉलो कर रहा है, तो पता क्या होगा। जो लोग भी मान लो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप तो अपने हिसाब से बना दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखना आप, इसीलिए जो हम लोग इंडिविजुअल्स का जब करते थे ना, सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप, उसमें ऐसा कोई मतलब स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता था कि आपको मतलब ये पर्टिकुलर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाना आपको डिवेंचर, मतलब ऐसे वहाँ पे कुछ बनाया हुआ नहीं था, है ना। आप नॉर्मली, आप लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटी आप दिखाए थे, एसेट में जितना एसेट आप वो दिखाए थे, इस तरह से करते थे। क्योंकि वहां पर यूजर्स बहुत कम होते थे। यूजर्स कौन होगा बताओ। वहां पर हम लोग खुद होंगे, मान लो हम लोग ओनर, हम लोग खुद होंगे, लोन लेने गए तो बैंक बहुत बार देखता हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लोग हो सकता है। और भाई, वो हमारा तो जो सोल प्रोप्राइटर है और पार्टनरशिप, इन लोग का तो मैंडेटरी है भी नहीं बनाना। वो तो चाहे बनाए या चाहे नहीं बनाए, वो तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए लोग बनाते हैं। बट कंपनी से केस में ऐसा नहीं है कि सर ऑप्शनल है, मन किया तो बनाएगा वरना नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन नंबर 129 आपको वहां पर बात दे करता है, मतलब आपको बोलता है भाई आपको बनाना ही पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो एंटिटीज है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, इन लोगों का कोई ऐसा मैंडेशन तो नहीं है आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंपनी से केस में सेक्शन 129 लोग को बोलता है कि आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर बनाना पड़ेगा तो फिर सर कैसे बनाए, है ना। कोई फॉर्मेट देना चाहिए, बोला हाँ सर दिया ना फॉर्मेट। शेड्यूल 3 बताया कि आपको किस तरह से बनाना चाहिए। तो शेड्यूल 3 में टोटल 3 डिवीजन दिया हुआ है। डिवीजन 1 में उन सारे कंपनीज का फॉर्मेट है जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। डिवीजन 2 में उन सारे कंपनीज का फॉर्मेट दिया हुआ है जो लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो हम लोग फाइनल में पढ़ने वाले हैं। और इंडिया जो हमारा डिवीजन 3 है, वहां पर उन एनबीएफसी कंपनीज का है जो लोग इंडियस फॉलो करेंगे। तो ये 3 डिवीजन दिया हुआ है शेड्यूल 3 में, जिसमें से डिवीजन 1 हमारे काम का अभी जो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं और जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है ये पूरा फॉर्मेट है, ये तो अभी छोड़ दिया वाला पार्ट, ये देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, पार्ट 1 में बताया हुआ है बैलेंस शीट का, और पार्ट 2 में बताया हुआ है, यहाँ पर आगे जाओगे तो पीएनएल का। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, और फिर मैं आपको फॉर्मेट पे लेकर आऊंगा। देखो यहाँ पर भी जब आप पार्ट 1, जब बैलेंस शीट जब आप देखते हो, तो जो हम लोग बचपन से देखते हैं ना, आपको याद होगा लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, आज भी वही चीज है। बस लाइबिलिटी का नाम थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे बोल दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो सर फिर ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी फिर सर क्यों बोला यहाँ पर। आप याद करो, अगर यहाँ पे जब बनाते थे ना, आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना, मान लो बैलेंस शीट जब बनाते थे आप, तो यहाँ जो लाइबिलिटी जो हमारा होता था, और ये एसेट्स,
यहाँ पर दो तरह का लाइबिलिटीज होता था। एक तो जो ओनर का था, कैपिटल हो गया, कोई रिजर्व का पैसा पड़ा है तो वो सब हो गया, और दूसरा था आउटसाइडर्स का लाइबिलिटी। जैसे हमने लोन ले लिया बैंक से, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता था, क्रेडिटर होता था, ये सब लाइबिलिटीज होता था। तो जितना भी ओनर का जो पैसा है ना, जितना ओनर का पैसा है उसको आज यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अब यहाँ पर इक्विटी। ओनर मतलब कौन होगा यहाँ पर कंपनी में? शेयर होल्डर्स होगा। वो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, जितना भी शेयर होल्डर का पैसा सब कुछ हम लोग इक्विटी बोलेंगे, और बाकी हमारा क्या होगा? लाइबिलिटीज। और यहाँ पर तो फिर एसेट्स है ही। तो यहाँ पर हमारा एसेट्स है ही। ठीक है। तो अब जो यहाँ पर देखो हमारे को बताया गया ना, अब ये इक्विटी, लाइबिलिटीज और एसेट, इन सब में प्रॉपर हेड्स बनाया गया। आप कहीं भी कुछ भी आइटम नहीं दिखा सकते हो। आपको प्रॉपर हेड्स बताया गया, उसके अंदर फिर सब हेड्स बताया गया, आपको उन्हीं के अंडर चीजों को दिखाना है। तो यहाँ पर जो है टोटल अपने को 4 हेड बताया गया, जो मेन हेड है, और यहाँ पर 2। ये जो 4 हेड है यहाँ पर, इसमें 2 हेड जो है वो इक्विटी का है, और 2 हेड जो है वो लाइबिलिटी का है। तो जो पहला जो हेड है यहाँ पर इक्विटी में, वो है शेयर होल्डर्स फंड। क्या है बताओ? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप बस ध्यान से बस चीजों को देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। आप बस ध्यान से चीजों को देखो, मैं पूरा आपको याद करवा दूंगा आज यहाँ पे। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड, और फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और यहाँ पर ये बताएगा लाइबिलिटी में कि 2 है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। और एसेट्स में बस 2 बताया गया यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस दैट्स इट। अभी देखो हम लोग को ये नहीं पता है करंट और नॉन करंट क्या होता है। अभी बस आप ये समझो कि जो रिपोर्टिंग डेट है हमारा, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 31 मार्च 2025, अगर इस दिन का बैलेंस शीट बन रहा है, ये हमारा रिपोर्टिंग डेट है, तो विद इन 12 मंथ्स, यहाँ से 12 मंथ्स मतलब 31/3/26 तक, अगर तो हमारा हेल्थ ठीक है नहीं, ठीक है, बट आपका भी एग्जाम है तो वीडियोस बनाना जरूरी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो अगर 31/3/25 का हमारा रिपोर्टिंग डेट है, अगर ना, तो 31/3/26 मतलब विद इन 12 मंथ्स, अगर आपको लगता है कि ये रियलाइज हो जाएगा तो हमारा वो करंट नेचर में आएगा, करंट एसेट्स में। और लाइबिलिटीज के केस में आपको लगता है अगर पेमेंट करना है, एक्सपेक्टेड है अगर पेमेंट करना है हम लोग को विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, तो वो हमारा करंट लाइबिलिटी में आएगा, बाकी नहीं तो नॉन करंट। अभी बस आप ये समझो, बट इतना नहीं होता, और भी कुछ होता है जो हम लोग बाद में समझने वाले हैं। ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पर टोटल 4 हेड्स बताया गया इक्विटी लाइबिलिटी में, जिसमें 2 इक्विटी का है, 2 लाइबिलिटी का है। इक्विटी में क्या बताया गया? एक तो शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी में फिर 2 बताया गया, नॉन करंट और करंट, और वैसे ही एसेट्स में बताया गया है नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट। अब जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, इसमें जो सब हेड्स बताया गया, इसमें 3 सब हेड्स बताया गया। सबसे पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखो यहाँ पर जो हमारा शेयर कैपिटल है, अब आपके पास ना जितना भी तरह का शेयर्स है, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, मान लो आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, जो भी है, ये सब कुछ आपका शेयर कैपिटल हेड के अंदर आपको मैंने यहाँ पे दिखाना। आपको आपने क्या किया, शेयर कैपिटल दिखा दिया, मानो नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में जाकर सब कुछ आप बताओ कैसे क्या है। डिस्कस और भी होता है, मैं बात करूंगा इसके बारे में भी। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? रिजर्व में आपका जितना तरह का रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है, कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, ईसॉप का आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, सीआरआर हो, डीआरआर, जितना भी चीज़ है सब कुछ आपको यहाँ पर रिजर्व में दिखाना। और सरप्लस मतलब होता है जो पीएल का जो हमारा बैलेंस होता है ना, वो पीएल। इसके साथ साथ जो पीएल अप्रोप्रिएशन भी होता है, हम लोग इसी में नोट के तहत हम लोग दिखाएंगे। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जो अगर अपने शेयर वारंट के तहत अगर आपने पैसा लेके रखा है तो आपको वो यहाँ दिखाना पड़ेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई काम नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस पे आपको। दूसरा यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंडर कोई भी सबहेड नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने मान लो अभी पैसा ले रखा है एप्लीकेशन का, बट अलॉटमेंट करने वाले हो, ठीक है, अलॉटमेंट हुआ नहीं, पेंडिंग है, तो आपको यहाँ पर दिखाना है। लेकिन ध्यान रहे, पेंडिंग अलॉटमेंट तभी पैसा यहाँ पे दिखेगा। अगर मान लो रिफंड करना हुआ, मान लो पैसा हमने लिया था, अब अलॉट नहीं करना, उन लोग को रिफंड करना है, तो फिर आप यहाँ नहीं दिखा सकते हो, फिर वो करंट लाइबिलिटी में चल जाएगा। फिर वो कैसे आएगा बताऊंगा मैं अभी।
ठीक है। तो यहाँ पर कब आएगा पैसा, यहाँ पे कब दिखाना अपने को, जब अपने को अलॉटमेंट करना है, पैसा लिए एप्लीकेशन का बट अलॉटमेंट करना है, अलॉटमेंट अगर नहीं करना है तो फिर आपको करंट लायबिलिटीज का दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज में। लायबिलिटी में अपना नॉन करंट लायबिलिटी है और फिर करंट लायबिलिटी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपको दिखाना है यहाँ पर, एक तो होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। सबसे पहले होता है क्या लिखा हम लोग को, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में जितना भी आपने पैसा उधार ले रखा है, ध्यान रखना, जितना आपने पैसा उधार ले रखा है, चाहे वो डिवेंचर से हो, पब्लिक डिपॉजिट से हो, चाहे वो बैंक से लोन हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाना है, जितना आपने पैसा डायरेक्ट उधार लिया। इसके अलावा जितना भी आपके पास डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है, नेट करके, मतलब एसेट से हम लोग जो दिखाते हैं हटाकर वो, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट करके, और आप देखोगे ना यहाँ पर, तो इससे भी कोई सम आपको नहीं मिलेगा, बस फॉर्मेट में, इसलिए मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम लोग AS 22 में पढ़ते हैं, आपने ग्रुप 1 में पढ़ भी रखा होगा इसके लिए, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर अगर रहा तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों में क्या क्या आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जितना भी आपका नॉन करेंट तो है, ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर नहीं आ रहा है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमने डिवेंचर इशू किया था, ठीक है। अब डिवेंचर जब आपने इशू किया तो उस पर आपको रिडम्पशन भी करना पड़ेगा उसको, है ना। मान लो 7 साल 8 साल बाद हम रिडम्पशन करने वाले हैं और वो प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा। अब तो आपने डिवेंचर का पैसा लिया डायरेक्ट, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। बट आपने प्रीमियम जो आप रीपे करो उसका मैं डायरेक्ट पैसा नहीं लिया, आप तो बस रीपे करने वाले हो, आपने वहां पे बोल दिया इसलिए, तो वो आएगा आप अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। मतलब समझो लॉन्ग टर्म बोरिंग और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में अंतर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आपने जो डायरेक्ट पैसा लिया है वही यहाँ पर आ सकता है, वरना बाकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी प्रोविजन आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऐसे मान लो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी पेबल दिखाते हैं हम लोग, हमने किया किया भी था ना, वो जब एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम लोग करते हैं इंडेस 19 में, जब हमने पढ़ा भी था इंडेस में, तो वहाँ पर आता है, ठीक है। या फिर समझ लो आपने वारंटी दे रखा है 3 3 4 4 साल का, नॉर्मली ये सब कार वगैरह में होता है, ट्रक में ऐसे होता है कि 2 3 साल का 4 साल का ऐसे ऐसे वारंटी देते हैं हम लोग। तो भाई अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखा तो ये सब चीज़ हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा नॉन करंट लाइबिलिटीज का अंडर इतना चीज़ आता है। इसका करंट लायबिलिटी का अगर आप बात करो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे यहाँ पे था लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ क्या आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। और डिफर्ड टैक्स जो जिंदगी में कभी भी शॉर्ट टर्म में, मतलब करंट में नहीं होगा, ये हमेशा होगा तो फिर नॉन करंट ही होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होता है ट्रेड पेएबल। बट ट्रेड पेएबल में आपको दो दिखाना पड़ता है ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, नोट्स में नहीं, ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट क्या दिखाना पड़ता है हम लोग को, कितना माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का ड्यू पड़ा हुआ है और कितना बाकी लोगों का, आपको यहाँ पे दोनों का दिखाना है। इसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में जितना भी करंट लाइबिलिटीज हमारा पहले आता है, याद है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, जितना भी चीज़ आप यहाँ पे दिखा दो। और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे मान लो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया, ये सब यहाँ पर आएगा। तो ये तो पूरा का पूरा आपका लाइबिलिटीज का आइटम है। चलो वापस से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो क्या क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी लाइबिलिटी में टोटल 4 हेड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इक्विटी का 2, लाइबिलिटी का 2। इक्विटी मतलब जो ओनर्स का पैसा, लाइबिलिटी जो आउटसाइडर का पैसा है वो सब। तो इक्विटी में दो में क्या क्या है, एक तो है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर आप शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हो, वहाँ पर 3 सब दिया हुआ है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा शेयर जो हम लोग पैसा लेते हैं अगेंस्ट शेयर वारंट, वो वहाँ पर आएगा। बट शेयर वारंट वाला कुछ हम लोग को दिखेगा भी नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई सब हेड्स तो नहीं है, बट उसमें क्या पैसा, कौन सा पैसा उसमें आएगा, जब हम लोग को अलॉटमेंट करना है, अगर आप पैसा लौटाने वाले हो तो वहां पर वो नहीं आएगा, फिर अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपको दो दिखाना है, नॉन करंट और करंट। तो वहाँ पर नॉन करंट में क्या दिखाएंगे, सबसे पहला होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जितना भी आपने पैसा उधार ले रखा है, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड, सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाना जो लॉन्ग टर्म नेचर का है। उसके बाद आपको दिखाना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट करके फ्रॉम द एसेट्स, अभी एसेट्स में आएंगे तो वहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट भी दिखेगा। उसके बाद हम लोग को दिखाना पड़ता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है बट वो लॉन्ग टर्म में है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसका करंट लाइबिलिटी आएंगे, उसमें भी 4 है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे अपने लॉन्ग टर्म हुआ तो ऐसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म होगा। और उसके बाद क्या दिखाते हैं हम लोग, ट्रेड पेएबल, जिसमें जितना हम लोग दिखाना माइक्रो एंड स्मॉल, उसका अलग से शो करना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, और बाकी लोग का अलग से। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज और फिर लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब आते हैं हम लोग एसेट्स में। तो एसेट्स में आपको दो बताया हुआ है, एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। तो जो भी नॉन करंट एसेट्स है, जो भी नॉन करंट एसेट्स है, उसमें क्या क्या आएगा, जो हमारे पास नॉन करंट एसेट है उसमें जो सबसे पहले हमारा आता है पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स।
पीपीई एंड इंटेंजिबल, पीपीई का मतलब क्या है, तो आज के टाइम में जितना भी हमारा फिक्स एसेट्स था ना, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जितना भी मोटर व्हीकल वगैरह सब दिखता है आपको, ये सब कुछ आज के टाइम में पीपीई बोलते हैं हम लोग। तो इसको ना चार चीज़ करके दिखाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर पहले दिखाते हैं पीपीई। इनटेंजिबल एसेट आपको पहले से पता है, जो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब चीज़ होता है। फिर दिखाते हैं कैपिटल WIP। इसका मतलब क्या है, जितना भी हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मान लो बिल्डिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब बनना अभी काम चल रहा है उस ऊपर, तो कैपिटल WIP हो गया। और कुछ अगर इनटेंजिबल एसेट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब जिस पे अभी काम चल रहा है, जो बन रहा है हमारा इंटेंजिबल एसेट, उसके मान लो सॉफ्टवेयर रेडी अभी हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर हम लोग दिखाते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट नेट करके, मतलब यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट जो ज़्यादा होगा वही मेनली यहाँ पर दिखेगा नेट करके, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर लास्ट में अगर इसके अंडर कुछ भी अगर आ रहा है और ये चार हेड में नहीं है, तो वो आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा नॉन करंट एसेट्स का ये सब आइटम है। अब जब आप आओगे करंट एसेट के अंदर, तो वहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर टोटल 6 आइटम आपको यहाँ बताया गया है। सबसे पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पर आप पीपी और इंटेंजिबल तो होगा नहीं, वो तो हमेशा नॉन करंट होगा, अगर होगा तो ठीक है नॉर्मली। और अगर यहाँ पर अगर आना है नॉन करंट जैसे था, तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट। फिर दिखाते हैं हम लोग इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में ध्यान रहे, हो सकता है रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स, सबको आपको सेपरेटली यहाँ पर शो तो करना पड़ता है, ठीक है, नोट्स में जाकर। उसका दिखाते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको ध्यान रखना एक चीज़ क्या ना, कि इसमें दो चीज़ों को आएगा मेनली, तो पहले तो बिल्स पेएबल और हमारा डेटर्स। बट अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी का अगर ड्यू, ऐसे मान लो क्या हुआ, हमारे पास टोटल 10 लाख का टोटल ड्यू है डेटर में, और बोलता है 2 लाख का जो है ना यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा का ड्यू है, तो आपको नोट में जाके 2 महीने वो 2 लाख का दिखाना पड़ेगा सेपरेटली, बाकी 8 लाख दिखाओगे आप अदर ड्यूज, ठीक है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या आता है सर, तो कैश तो आएगा ही, साथ में जितना भी कैश की तरह जितना चीज़ है, इसमें बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर आपका बैंक बैलेंस समझो, अगर आप करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इवन अगर FD भी है, तो भी यहीं पे आएगा वो, आपको नोट में दिखाना अदर बैंक बैलेंस, ठीक है। तो आप अगर FD भी रहे, क्यों, ये तो सर अगर FD भी है तो उसको हम लोग सब प्री मेच्योर करा ही सकते हैं, कुछ फाइन वाइन लगेगा ये ना होगा, हम लोग प्री मेच्योर करा सकते हैं, तो भी वो हमारा करंट के अंदर अंडर ही आएगा। ये नहीं बोलना कि FD है सर, 5 साल का FD है तो उसको डाल दो आप नॉन करंट में, नहीं, यहीं पर आएगा। हम लोग अदर बैंक बैलेंस हम उसको दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई शेड्यूल्ड बैंक में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो बढ़िया बात है, अगर शेड्यूल बैंक बनी है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नॉन शेड्यूल बैंक के साथ आपका पड़ा, मतलब ये अदर बैंक के साथ पड़ा हुआ, आपको वहाँ पर पैसा दिखाना पड़ेगा इतना। वैसे मान लो 10,000 रुपये पड़ा हुआ हमारा नॉन शेड्यूल बैंक के साथ, तो वो हम लोग अलग से मेंशन करना पड़ता है। उसका दिखाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म मान लो डायरेक्टर को एडवांस दे दिया है, ठीक है। क्रिएटर को मान लो हम लोग पैसा एडवांस दे के रखे हैं, एडवांस टैक्स जमा किए हैं, TDS डिडक्ट हुआ हमारा, ये सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। और इन सब के अलावा कुछ भी और दिखा, अदर करेंट एसेट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कोई हमारा अक्रूड इनकम हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट। एक बार ना मैं आपके साथ थोड़ा सा फॉर्मेट ये जो दिया हुआ है हमारे नोट्स में वो डिस्कस करूंगा, और फिर डिस्क्लोजर्स कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर ले चलूंगा मैं आपको मटेरियल में। देखो ये स्टडी मटेरियल, जिनके पास ये क्वेश्चन बैंक है ना, ये वाला बेसिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो उसमें नहीं होगा, तो ये शेयर किया हुआ है, आप ले लेना यहाँ से, जो आपका ये है ना, क्या नाम है, टेलीग्राम पे जो मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से ले लेना, ठीक है। पहले आओ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ फॉर्मेट, देखो ध्यान से। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम लोग क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर पॉइंट। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पर कौन सा पैसा दिखाना है जिसका हम लोग को अलॉटमेंट करना है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज हम लोगों को दिखाना है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो नेट करके दिखाएंगे वो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ध्यान में आ रहा, अभी हम लोग के ये सब करंट लाइबिलिटी, फिर हम लोग ये सब चीज़ दिखाने वाले हैं। याद रखना ट्रेड पेएबल में जो अदर जो हमारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का, उसको हम लोग को अलग से शो करना पड़ता है। फिर एसेट्स में अगर आएंगे हम लोग, तो नॉन करंट एसेट्स में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर ये चार चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट जो नेट करके दिखाना है वो, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, फिर अदर हमारा नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट ने बाकी 6 चीज़ें, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो एक बार जो रिक्वायर्ड जो डिस्क्लोजर है वो मैं आपको पहले पढ़वाता हूँ, और फिर मैं आपको ले चलूंगा आगे, ठीक है। जैसे देखो, आप अगर शेयर कैपिटल में अगर आप आओ, शेयर कैपिटल में अगर आप देखो यहाँ पे ना, ये रहो,
आपको दिखाना पड़ता है कितना आपके पास ऑथोराइज कैपिटल है, कितना आपने इशूड कर रखा है, इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कोई अगर पार्टली पेड अप तो वो भी दिखाना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर का पैसा है, आप यहाँ पर लिख के फिर बताओ कि हाँ सर इतना कॉल्स इन एरियर, या आप लेस करते हो। कोई अगर शेयर फॉरफीचर जो अभी तक री इशू नहीं हुआ, मान लो हमने शेयर इशू किया था, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर रहते थे, बाद में हमने उसको फोरफिट कर दिया। अब होता ना, मान लो फोरफिट किया आपने 500 शेयर, बट बस 300 शेयर अभी री इशू हुआ है, तो जितना शेयर री इशू पूरा पूरा का जितना हो रखा है, जैसे मान लो ये 300 हो रखा है री इशू ना, तो ये शेयर का जो पैसा, जो प्रॉफिट हमारा नेट में होगा, वो तो कैपिटल रिजर्व में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन ये 200 जो बच गया ना, और मान लो एक एक पे हम लोग 4 रुपए कमाए थे शेयर प्रोफेसर में, तो 800 रुपये जो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है वो कहाँ दिखेगा, वो तो कैपिटल रिजर्व में जा नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी तक वो री इशू नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है ना। चलो, इसके बाद मैंने आपसे कुछ कुछ बात तो मैंने पहले आपसे कर लिया। रिजर्व में देखो क्या क्या आएगा, जितना भी रिजर्व आपका पड़ा हुआ सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई प्रीलिम एक्सपेंसेस है वो राइट ऑफ कहाँ होना चाहिए, वो राइट ऑफ पीएल में होना चाहिए, अदर एक्सपेंस करके हेड आता है वहाँ पर वो होना चाहिए। बट अगर वो नहीं हुआ है, वहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट बैलेंस शीट दे दिया, बोलता है कहाँ जाएगा बताओ, तो आप बोलना अगर जो प्रीलिम एक्सपेंस का पैसा है वो यहीं पे पूरा का पूरा राइट ऑफ होगा। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नेगेटिव बैलेंस भी है, तो भी आप रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस जो आएगा ना आपका यहाँ पर, वहीं पे आप दिखाओगे, चाहे वो नेगेटिव बैलेंस हो तो क्या हुआ, आप ब्रैकेट करके दिखाना नेगेटिव में, यही दिखाना, आप कहीं और नहीं उसको दिखा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो मेन मेन चीज़ें मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपसे किया हुआ है। ठीक है। तो आप आओ एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर बहुत सारा आइटम दिया हुआ, आपको बस बताना है कि ये सब कहाँ कहाँ जाएगा, आप मेरे साथ साथ बोलना, मैं अब सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोलते हैं ना, मैं लिखते जाऊँगा। ठीक है। सबसे पहले देखो कैपिटल रिजर्व, आप बताओ कौन से हेड के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व। तो देखो इक्विटी लायबिलिटी में अगर आप देखो तो पहला क्या था हमारा, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में ये आएगा, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको याद होगा तो शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ये जाने वाला है कैपिटल रिजर्व। ठीक है। डिवेंचर हम लोग बात करें तो डिवेंचर हमारा लोन है, आउटसाइडर लायबिलिटी होगा, तो अब नॉन करंट इक्विटी तो डिवेंचर नॉर्मली हमारा नॉन करंट नेचर का ही होगा। तो जितना भी नॉन करंट जो हमारा लायबिलिटी ऐसा वाला जो हम लोग पैसा उधार लिया, वो कहाँ जाता था, वेरी गुड, हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाता है, तो ये भी सर शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ये जाएगा। फोरफिटेड शेयर हम लोग फोरफिट किए शेयर, यहाँ पे बताया मतलब अभी तक री इशू नहीं हुआ है, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग शेयर होल्डर फंड में ही शेयर कैपिटल में जब दिखाएंगे पेड अप कैपिटल, वहाँ पे हम लोग ऐड करके वहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट्स है, तो ये नॉन करंट एसेट के अंडर जो पीपीई है वहाँ पर ये जाएगा, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर जो पहला आइटम था पीपीई, हम लोग को वहां पर इसको दिखाना है। बिल्स पेबल, देखो बिल पेबल कहाँ जाता है, बिल्स पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, और वो ट्रेड पेबल के अंदर आता है, तो ये हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल। पब्लिक डिपॉजिट हमने यहाँ भी पैसा लेकर रखा है लोगों से, तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर जाएगा। सिंडिकेटर हम लोग पहले बात कर लिए, सिंडिकेटर है तो कहाँ जाएगा ये, जिससे बिल पेबल गया था हमारा ट्रेड पेबल के अंडर, वही है चीज़ और कुछ नहीं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर से एडवांस लेके रखा है, तो ये जाएगा करंट लायबिलिटी के अदर करेंट लायबिलिटी में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम लोग डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं, उस पे प्रीमियम जाएगा। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर जाता है, बट इसका हमने डायरेक्ट पैसा तो नहीं लिया ना, जो पैसा लिया वही जा सकता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो ये कहाँ जाएगा, जाएगा तो नॉन करंट लायबिलिटी में ही, बट ये जाएगा अदर, ये जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड हमने डिक्लेयर वगैरह सब कुछ कर दिया, अभी तक क्लेम नहीं हुआ, तो ठीक है, ये करंट लायबिलिटी में पड़ा रहेगा हमारा, जब पैसा मांगेगा हम लोग दे देंगे, तो ये करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में दिखेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या होगा बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस सर हमारा तो एसेट्स हो गया, तो आपको ध्यान मारा किसी हेड में जाएगा नहीं भाई, बाकी पांचों में जो छह हमारा था ना उसमें, वो हेड में सब हेड तो उसमें जाएगा नहीं, तो ये करंट एसेट्स के अदर करंट एसेट में ये जाने वाला है। ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन कहाँ दिखाते हैं, अभी हमने देखा पेड कैपिटल हम लोग उसको लेस करते हैं, तो ये जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल के साथ हम लोग लेस करके इसको दिखाते हैं।
ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, सर कॉल्स इन एडवांस सो ऐड करते क्या हम लोग, नहीं देखो, आप पेड अप कैपिटल में वही पैसा जा सकता है, देखो यहाँ पर कि जो हमने पैसा मांगा है, जो कॉल किया, कॉल्स इन एडवांस मतलब हमने मांगा ही नहीं है, पहले पैसा आ गया, तो फिर आप इसको दिखाओ अदर करंट लायबिलिटी में, आप इसको पेड अप कैपिटल में नहीं दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जाएगा करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज में। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट अक्रूड हुआ बट ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अक्रू होने का मतलब देखो क्या होता है, समझो यहाँ पर अगर मान लो दो डेट पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। एक होता है एक मान लो यहाँ पर एक एक और होता है 1 जुलाई, तो हर साल हम लोग ऐसे पेमेंट करते हैं, मान लो इस तरह से, ठीक है। 6 6 महीने पे हम लोग कर रहे हैं पेमेंट। हमारा ईयर एंड जो है वो तो समझ लो आप 31 मार्च को हो जाएगा। अब देखो लास्ट यहाँ पर पे हुआ था डिवेंचर का इंटरेस्ट, अब यहाँ पर पे होगा 6 महीने बाद जब ड्यू होगा उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये ईयर एंड होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का पैसा अभी ड्यू तो नहीं हुआ बट एक्रू तो हो गया ना, तो अब देखो एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू हुआ चाहे नहीं हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू हुआ चाहे नहीं हुआ, दोनों ही करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में जाने वाला है। मतलब इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स दोनों ही कहाँ जाए, करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी, बट हम लोग दोनों का नाम अलग अलग दिखाना पड़ता है। एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कहाँ पे है, ये है डिविडेंड। ये डिविडेंड कहाँ जाएगा, तो सर देखो ये डिविडेंड जो है ना, ये अभी तक हम लोग डिक्लेयर किए नहीं भी, और ये एरियर से हमारा, बट ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का है, तो हो सकता है आगे जब पैसा कमाएंगे हम लोग देंगे, बट अभी तो श्योर नहीं है ना। तो ये जाता है हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी में, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वहां पे जाएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो शेयर होल्डर्स फंड उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। माइनिंग राइट्स ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, तो नॉन करेंट एसेट्स के पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट का जो सेकंड आइटम हमारा होता है इंटेंजिबल एसेट, उसके अंडर हमें इसे दिखाना है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट अक्रूड है एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, तो ये भी कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी, ड्यू हो चाहे नहीं हो दोनों वही दिखाना है। अब जो डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हमने डिपॉजिट किया है पैसा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये हमारा एसेट्स तो है, बट ये क्या आपको कहीं पे दिखा था, किसी में जा सकता है ऊपर, पीपीई में जाएगा नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये है नहीं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स ये है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन थर्ड में से दिखा सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये जाएगा अदर नॉन करंट एसेट में, तो नॉन करंट एसेट्स का अदर नॉन करेंट एसेट्स। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये कहाँ जाएगा, ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमारा था ना करंट लायबिलिटी, उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके अंदर दिखाना हम लोगों को। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स का जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाला जो हमारा सब था उसके अंदर ये जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब क्या सर, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये नॉन करंट एसेट्स में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट का जो सेकंड आइटम है इंटेंजिबल एसेट, उसमें दिखाना अपने को। एडवांसेस टू सप्लायर्स, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है, तो करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सन्ड्री डेटर ये तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल दिखाना हम लोग को, तो करंट एसेट्स के ट्रेड रिसीवेबल में हमें दिखाना है इसको। बिल्डिंग है बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, तो बना नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहाँ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में तो जाएगा ही, साथ साथ क्या रहेगा हम लोग पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट में जो थर्ड आइटम था हमारा कैपिटल डब्ल्यूआईपी, वहां पे दिखाना है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो थर्ड आइटम है कैपिटल डब्ल्यूआईपी, उसमें दिखाना है। एडवांस टैक्स हमने पेमेंट किया है, तो एडवांस टैक्स और टीडीएस सब कुछ कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस में, तो करंट एसेट्स के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। बैंक बैलेंस कहाँ दिखाना हम लोग को, बैंक बैलेंस, तो सर बैंक बैलेंस दिखाना हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट दिखाते हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में, तो शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कमीशन रिसीव इन एडवांस है, दोनों ही हमारा कहाँ जाएगा, ये सब अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो ये सब करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में ये दोनों जाने वाला है। एफडी का रखा तो फिक्स डिपॉजिट है, सर लॉन्ग टर्म बोल दी क्या इसको, नॉन करंट नहीं, ये भी जाएगा हमारे करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही, बट नोट में हम लोग बता देंगे इसको अदर बैंक बैलेंस में, ठीक है। कि ये इतना महीना का जितना भी दिया रहेगा, मान लो 15 महीना 2 साल जितना भी रहेगा हम लोग दिखा देंगे इतना का एफडी कराया हुआ है।
करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये समझो क्या होता है। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब यहाँ पर समझो आपके पास लोन दिया हुआ है, मान लो बैंक से आपने लोन लिया 10 लाख का, ये आपका लाइबिलिटी में दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, बट आप इसको हर साल रीपे भी तो करते हो। मान लो आने वाले साल में, इस एक साल में आप इसका 1 लाख रुपया आप प्रिंसिपल का पे करने वाले, प्लस इंटरेस्ट जो जाएगा जाएगा, आप प्रिंसिपल का 1 लाख रुपया आप रीपे करने वाले हो। तो अगर विद इन 12 मंथ से जाएगा तो इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पे समझो क्या होगा, ये जो 1 लाख है ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, ये तो पेमेंट होगा ना विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, और बाकी 9 लाख आपका लॉन्ग टर्म में पड़ा रहेगा। तो ये आप दिखाओ 1 लाख जो है ये दिखाओ आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। तो ये दिखा दो यहाँ पर करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। नेक्स्ट जो क्या है, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। देखो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हमने यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया था, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, देखो आप करंट मैच्योरिटी है जाएगा करंट लायबिलिटी में, बट ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप इसको नहीं डाल देना, ठीक है ना। चलो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो ये हमारा इन्वेंट्री होता है, तो करंट एसेट्स का इन्वेंट्री में जाएगा ये। टीडीएस डिडक्टेड बाय अदर्स मतलब हमारे लिए एसेट्स है, दूसरे ने डिडक्ट किया टीडीएस, तो ये कहाँ जाएगा, ये करंट एसेट्स के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। प्रीलिम एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, अगर हो जाता पीएल में तो बढ़िया होता, बट अगर नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा ये, अगर ये राइट ऑफ अभी तक नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग इसको दिखाएंगे, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है उसके अंडर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहाँ पे हम लोग लेस करके दिखा देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ये नॉर्मली हम लोग क्या बोले करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी के ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा, बट किसी किसी केस में ना ये हम लोग कैश एंड कैश इक्विवलेंट में भी दिखा सकते हैं, बट कहाँ ऐसा क्या होगा, जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा ना वहाँ मैं समझाऊंगा लॉजिक, इसका छोड़ दो अभी, नेक्स्ट हमारा वही चैप्टर है, ठीक है। लूज टूल्स ये भी हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर ये आएगा। इनकम टैक्स पेएबल है तो हमारा ये ड्यूज है तो लाइबिलिटी हो जाएगा, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी। चेक्स और ड्राफ्ट इन हैंड, तो ये करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट्स इट। तो देखो अब इससे क्या ना कि आपको अब आइडिया मिल गया कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, हो सकता है 2 मार्क का एमसीक्यू आपका यहीं से आ जाए, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब डायरेक्ट आप आ जाओ आप कंपाइलर में, ठीक है। आप कंपाइलर में एक बार आ जाओ, अब वहाँ से हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सब करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये देखो पहला ही क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम का है ये, हाँ 2022 सिलेबस आपका जून 23 में 12 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या बोलते हैं। From the following particulars furnished by NM Limited, prepare the balance sheet as on 31st March 23 as required a part 1 Schedule 3 of the company set। मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट मांगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा बताओ, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो ये तीनों ही कहाँ जाने वाला, तीनों ही जाएगा हमारा पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। जनरल रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाने वाला है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने लोन ले रखा पैसा लिया इनसे। इन्वेंट्री हमारा जाएगा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, ये दोनों ही कहाँ जाने वाला है करंट एसेट्स के इन्वेंट्री में। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारा ट्रेड रिसीवेबल के अंडर ही जाएगा डायरेक्ट। शॉर्ट टर्म एडवांसेस में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों ही कहाँ जाएगा, ये दोनों ही जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। अनसिक्योर्ड लोन जितना भी हमारे पास पड़ा हुआ है नॉर्मली मानेंगे लॉन्ग टर्म ही होगा, ये तो लॉन्ग टर्म बोरिंग का सिक्योर्ड पोर्शन अलग होता है, अनसिक्योर्ड अलग। जैसे ये लोन फ्रॉम एसएफसी है ना, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके बारे में बताएगा हम लोग को ये सिक्योर्ड है, बट ये कुछ नहीं बोलते अनसिक्योर्ड दिख ही दिया यहाँ पर ना, तो अनसिक्योर्ड दिखा देंगे इतना है, ठीक है। और ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस हमारे ट्रेड टेबल में जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या डिस्क्लोजर आपको एक्स्ट्रा दिखा, देखो अगर कोई भी यहाँ पर देखो शेयर जैसे बताया ना, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, क्या क्या 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपने पैसा डायरेक्ट नहीं लिया है तो याद है आपको हम लोग एसेट्स हम लोग लेते थे, वहाँ से भी शेयर हम लोग इशू कर रहे थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा था वहाँ पे शेयर इशू करते होता है ना ऐसा। तो अगर समझो कोई भी शेयर अगर इशू हुआ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर उसका आपको देना पड़ेगा। अब समझो जैसे यहाँ पर कितना है 50 लाख है ना शेयर, तो 50 लाख रुपया में अगर 100 का अगर एक है तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 50,000 आएगा ये। तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो क्या बोलेंगे हम लोग 50,000 शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच, बट ब्रैकेट में हमें दिखाना पड़ेगा कि आउट ऑफ विच 10,000 वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आप नोट में आओ तो आपको दिखेगा भी ये चीज़, दिख रहा है आप कि आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें से 10,000 शेयर जो है ना वो कंसिडरेशन अदर देन कैश का है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है,
ठीक है, चलो आगे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में 2,60,000 जो है ना वो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ है, मैंने बताया था आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो जो ट्रेड रिसीवेबल आपको यहाँ पे दिख रहा था 10 लाख, इसमें 2,60 अगर आप हटा दो तो बाकी कितना बचता है, 7,40,000। ये आपका नॉर्मल ड्यूज है, बाकी 6 महीने से ज़्यादा का है। तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा नोट में जब जाओगे अगर आप, तो वहाँ पर नोट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डेट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट देयर ड्यू फॉर द पेमेंट, और ये अदर ड्यूज हमारा बैलेंसिंग फिगर 7,40,000 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बोलता है कॉस्ट ऑफ एसेट है बिल्डिंग का 30 लाख। अगर आप चेक करो यहाँ पर बिल्डिंग कितना का था, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग था 27,50,000। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग 27,50,000 था और यहाँ पे बता रहा कॉस्ट 30 लाख है, आपको लग रहा है कि आज तक डिप्रिसिएशन 2.5 लाख हो चुका है? हाँ सर। प्लांट एंड मशीनरी में 35 था कॉस्ट और ये 26.25, मतलब कुछ 8,75,000 आ रहा है क्या? 2625, यस, 8,75,000। तो ये 8,75,000 आपको लग रहा है कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो चुका है आज तक? हाँ सर हो चुका। तो आप इसको भी यहाँ पर दिखाओगे। तो मतलब जब आप पीपीई बनाओगे तो पीपीई में टोटल अमाउंट तो यही जाएगा। ठीक है, 27,50,000 प्लस 26,25,000 प्लस 2,50,000, टोटल कितना सब मिला के आ रहा? 58,95,000 यही आ रहा। ठीक है, आपको यही दिखाना है। ठीक है ना, बट आपको नोट में बताना पड़ेगा कितना कॉस्ट है, कितना उस पर डिप्रिसिएशन। आप देखो अगर तीनों को ऐड करो ना, कितना आ रहा है? एक मिनट, 27,50,000 26,25,000 प्लस 2,50,000, अच्छा नहीं, ये आ रहा 56.25, मैंने गलत ऐड कर दिया कुछ, 56,25,000 ये आ रहा, तो जाएगा यही। ठीक है ना, बट अब कैसे हुआ है ना, आपको यहाँ पर कितना कॉस्ट है, कितना डिप्रिसिएशन आज तक हुआ, आपको बताना पड़ेगा। देखो इतना हमारा कॉस्ट था, ये आज तक का डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा हर के केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है बैलेंस ऑफ 7.5 लाख इन द लोन अकाउंट विद एसएफसी सिक्योर्ड बाई हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी से यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी करवाए थे, तो हो जाएगा सिक्योर्ड लोन में ये आएगा, हम लोग बताना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आपका दिखाना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो ये आया है इसमें दो लोन आएगा, एक सिक्योर्ड दूसरा अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में आपको बताना पड़ेगा, देखो टर्म लोन था बैंक के साथ, ये सिक्योर्ड है, और ये हमारा इतना तो भैया अनसिक्योर्ड है। ठीक है, चलो उसके बाद बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 10,000 विद गैलेक्सी बैंक, जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। तो आप देखो अगर बैंक में अगर जाओगे तो 12,35,000 रुपये यहाँ पर है। आप बताओगे देखो 12,25,000 हमारा विद शेड्यूल बैंक है, और बाकी 10,000 अदर बैंक के साथ है जिसका नाम है गैलेक्सी बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख देना अच्छा रहेगा, गैलेक्सी बैंक नाम दे देना। ठीक ना, बराबर। चलो लास्ट में क्या बोला है कि हम लोग ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर 27 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम लोग पीएल से पैसा निकाल के हम लोग जनरल रिजर्व में जब हम लोग बनाएंगे पीएल अप्रूव, आप रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर आओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर लेस कर देना है। डन ना, चलो। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आपका जून 23 में 12 मार्क का पूछा है, और यही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन और भी पूछा हुआ इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, आप अगर देखते हो थोड़ा मोड़ा डेटा बेस चेंज हुआ और कुछ नहीं। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन है, ये एग्जाम का नहीं है, आगे आते हैं, होगा एग्जाम का क्वेश्चन इसी में और भी होगा। यहाँ पे देखो अगर आप, ये भी क्वेश्चन जून 19 में 12 मार्क का पूछा, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुझे समझाना था अलग से। डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट ऑन फिटिंग्स, देखो बाकी सब कुछ इसमें सेम है जैसे हम लोग के वैसे ही है, बस एक यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट इसको लेकर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर आप बिल्डिंग का देखो 4 लाख है, डिप्रिसिएशन आज तक 50 है, तो कितना होना चाहिए WDB? 3.5। अगर आप चेक करो यहाँ 3.5 दिया हुआ होगा। ठीक है, अब फिर इस पे चेक करो, 7 लाख था, 1,75,000 मतलब 5,25,000। अगर आप चेक करो यहाँ पे इस पे भी होगा। बट अब यहाँ पर अगर आओ 62,500, इस पे 50 बनता है तो 12,500, ये कितना है यहाँ पर? 50,000 पड़ा हुआ है। मतलब 50,000 माइनस 12,500, कितना एक्सेस दिख रहा है यहाँ पर आपको? एक्सेस दिख रहा है 37,500। मैं 37,500 इस साल का डिप्रिसिएशन ये लोग चार्ज नहीं किया अभी तक, हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 37,500 यहाँ से भी हम लोग हटाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप चार्ज करोगे तो प्रॉफिट आपका घटेगा। तो जो पीएल का बैलेंस आपको दिख रहा है ना, इसमें से 37,500 हट जाएगा। बाकी पूरा सम वैसा ही, कुछ मुझे समझाना नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखो यहाँ पर अगर आप पीएल में आओगे तो पीएल में जो बैलेंस आपको दिया है उससे आपको लेस करना है डिप्रिसिएशन, और जब पीपी जब दिखाओगे आप तो वहाँ पर टोटल जो 12,500 ही आपको यहाँ पर दिखाना है इसके ऊपर फर्नीचर फिटिंग में। डन ना, चलो। और भी कुछ इसमें है क्या सम मुझे कराना? 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है? अगर 6 नंबर लास्ट में कराऊंगा, इसमें एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट है, मुझे सिखाना अभी है, छोड़ दो।
बस आई थिंक यहाँ तक था हमारा बैलेंस शीट का। अब आओ हम लोग वैसे ही पहले पीएल का हम लोग एडजस्टमेंट्स पर पूरा मतलब फॉर्मेट पर सीखेंगे हम लोग। पीएल का फॉर्मेट सीखने के बाद पीएल पे भी हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन स्टडी मैट में, जहाँ पर हम लोग पहले ही सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कितना कितना। यहाँ पर देखो अगर आप आगे अगर आओ, ये रहा कहाँ कहाँ पर कौन सा चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में एक एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है, पीएल या बैलेंस शीट के फॉर्मेट से कोई आइटम उठा कर पूछ देगा कहाँ जाएगा। जैसे आई थिंक अभी जून 24 में डिस्काउंट रिसीव पूछ लिया था कहाँ जाएगा, तो वो ज़्यादा अदर इनकम में। बट आओ अदर इनकम क्या होता है वो तो नहीं पता हम लोग को, अभी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 2 है वो बताएगा स्टेटमेंट ऑन एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ध्यान समझ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर ट्रेडिंग तो है नहीं, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेन अपना मकसद यहाँ पर क्या, मतलब मकसद मतलब मोटिव, नॉट वो मकसद है वो सब नहीं सोचना। तो अपना मेन यहाँ पर टारगेट जो है मेनली क्या रहता है, वो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अपने को कितना वो निकालना है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर दो चीज आएगा, एक तो इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, वही तो दिखाना पड़ेगा। अब इनकम यहाँ पर देखो अपने पास दो ही तरह से आ सकता है। एक तो होता है जो रेवेन्यू होता है फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो मेरा मेन काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मेरा पढ़ाना मेन काम है, मेरा सीएफएम चलता है वो मेरा मेन काम है। तो ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारा ये मेन काम है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्सेस होता है इंसान का इनकम का, जैसे मान लो अगर अब मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा, वहां से डिविडेंड मुझे मिल रहा है, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से मान लो मुझे रेंट मिल रहा है। तो ये सब चीज जो आ रहा है ये हमारा अदर इनकम में आना चाहिए। कंपनीज का के पास और कहाँ से पैसा आता है पता है, ट्रांसफर फी ये लोग लेता है, लोगों से ट्रांसफर वगैरह वगैरह करता है, तो वहां से फी लेता है, तो वो सब भी आपका अदर इनकम में आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जितना भी हमारा मेन काम है, चाहे वो हमारा प्रिंसिपल काम हो या वो ऑक्सिलरी काम हो, सर ये दोनों क्या होता है। तो प्रिंसिपल मेरा काम क्या, पढ़ाना, इसके लिए मैं आपके पास यहाँ पे बुक्स बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल काम है। बट समझो जो यूट्यूब पे मान लो हम जो लेक्चर्स डालते हैं, जो सारे फैकल्टी जो यूट्यूब पे लेक्चर डालते हैं, आप बताओ क्या वहाँ से मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि आपको वहाँ से नहीं। वहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि आपको फ्री में रिवीजन आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे हमसे पढ़ रखे हैं वो भी रिवाइज कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर मान लो सिर्फ अपने स्टूडेंट का कराना होता, हम लोग ऐप में अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे नहीं, है ना। तो अब यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो हम इसके लिए तो मैंने सोच के नहीं किए थे ना, बट ये ऑक्सिलरी है, आ रहा वहाँ से, है तो मेन काम के अंडर ही कहीं ना कहीं ये सब, लेकिन हमारा मोटिव यहाँ से पैसा कमाना नहीं था, बट आ रहा है। जैसे हमारा नोट्स में हमारा बिकता है ना, नोट्स बिकता है। अब नोट्स मेनली मैंने बेचने के लिए तो नहीं बनाया था उस समय, मैंने बनाया था कि अपने स्टूडेंट्स का यहाँ पर बताओ, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने से क्लासेस ले रखे हैं, उनका हेल्प हो जाएगा। नोट्स पहले से ये सब बना रहता है, पता है क्या होता है, अगर नोट्स पहले से बना हुआ ये सब है ना, तो पता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़। आपको नोट्स बैठे क्लास में लिखना नहीं है, वहाँ आपका टाइम बचता है, ठीक है। और नोट्स बना होता है ना, तो हमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है, पता है इस चीज़ से, पूरा ऑर्डर पूरा प्रॉपर चलता है उसी हिसाब से। तो इससे टाइम भी बचता है क्लास में भी, और इससे हमारा रिदम भी थोड़ा बन रहा था अच्छा से पढ़ाने का, और आपका फिर रिवीजन करने का, आपको इसी नोट से पढ़ाया गया। अब होता क्या है, एक्स वाई जेड किसी फैकल्टी से आप क्लासेस कर रहे हो, नोट्स किसी और का आप पढ़ रहे हो, टेलीग्राम पे जा रहे हो, कुछ भी कहीं से मिल रहा है आप ले ले रहे हो, तो ये सब फिर ना आपको बहुत दिक्कत पैदा करता है बाद में। तो अब समझो जी ये सब हमने बनाया था उस समय, किस लिए बनाया था, कि बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। बट अब क्या हुआ, यहाँ से सेल करके भी अच्छा खासा इनकम आता है, तो वो सब ऑक्सिलरी में आएगा, बट है तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन से ही है ना। तो मेन में नहीं बोल सकते, बट वो सब भी है, तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही उसको बोलेंगे, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे वो ऑक्सिलरी हो। इसके अलावा जो है सब अदर इनकम, ये दो ही यहाँ पे चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। और एक्सपेंसेस में अगर आप बात करोगे ना, तो टोटल आपको यहाँ पर 7 हेड्स यहाँ बताया गया, इसी में सारा खर्चा आपको दिखाना है। जिसमें सबसे पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा इसमें पहला आइटम है। दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस नॉर्मली यहाँ दिखाते हैं हम लोग स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। तीसरा होता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसको चौथा इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। पांचवा दिखाते हैं हम लोग फाइनेंस कॉस्ट। छठा दिखाते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और सातवां इनके अलावा कुछ भी हुआ तो
अदर एक्सपेंस, समझना एक बार देखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसको फिलहाल अभी आप इग्नोर करो, छोड़ दे, क्या होता है छोड़ दो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देखो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब तो फिर हम लोग मटेरियल लेकर आएंगे उसमें, और भी हमारा काम सब होगा, मटेरियल कंज्यूम होगा, वो सब आएगा। लेकिन मान लो ट्रेडिंग में सिर्फ हम लोग अगर गुड्स परचेज करेंगे बेचेंगे, तो जो खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और अगर बनाते हैं हम लोग खुद से पूरा सब कुछ आएगा, तो मटेरियल कंज्यूम होगा वो यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद जो दिया ना चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ये सर क्या है यहाँ पर, अगर आप याद करो बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्या था बताया यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मान लो अभी डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो कुछ अभी नहीं है, अभी इग्नोर करो उसको फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर कि 100 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, 1000 का परचेजेस है, सेल है मान लो 1300 रुपये का, और 200 का क्लोजिंग स्टॉक, अगर इतना है तो आप बताओ जीपी कितना आएगा, मतलब प्रॉफिट मान लो कुछ भी नहीं है, बताओ इतने प्रॉफिट कितना आएगा। तो 1500 माइनस 11, हम लोग बोलते थे 400 का जीपी आ जाएगा, है ना। तो आप समझो सेल तो हमने दिखा दिया यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो परचेजेस है वो भी आप यहाँ पे दिखा दोगे कॉस्ट ऑफ परचेज में। बाकी स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ गया, दिखाना पड़ेगा ना। और आप स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ पे दिखा रहे हो, खर्चा वाले हेड में कि इनकम वाले में, सर हम लोग एक्सपेंस में दिखा रहे हैं इसको हम लोग, है ना। तो खर्चा में एक बार बताओ आप क्या है पहले, यहाँ खर्चा में ओपनिंग स्टॉक, तो आप एक काम करो यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखा दो, चेंजेस इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखा दो आप। तो ओपनिंग कितना आपके पास, ये है 100, क्लोजिंग कितना है 200, तो यहाँ पर ओपनिंग में 100 माइनस 200, इसका बोलने का मतलब पता क्या होता है, आपने अगर परचेज दिखा रखा है 1000 और ये 100 माइनस 200, 100 आएगा अगर नेगेटिव में, तो नेट में देखो आपने खर्चा दिखाया है 900 रुपया का ही, और वही होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल 1100 आ रहा है, 1000 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर 100 1100 माइनस 200, तो ये तो बिका ही नहीं है, तो 200 का कॉस्ट तो लगा ही नहीं है, तो 900 का कॉस्ट लगना चाहिए खाली ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, चेंजेस इन इन्वेंटरी दिखा दो स्टॉक इन ट्रेड का, इस तरह से। लेकिन अब समझो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखा देते, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर हुआ भी, तो उसमें डब्ल्यू भी आएगा, उसमें फिनिश गुड्स भी आएगा, तो हम लोग उसका यहीं पे हम लोग यहाँ दिखा देंगे फिनिश गुड्स डब्ल्यू का चेंजेस। बट ध्यान रहे यहाँ पर आप रॉ मटेरियल का चेंजेस मत दिखा देना, वो ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये कैसे दिखाते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग ऑलरेडी मटेरियल का हम लोग यहीं पे सब कुछ करते हैं, तो यहाँ दिखाना नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका किसी काम में ये आएगा नहीं, किसी में आपको मिलने वाला नहीं है क्वेश्चन मिलने, ठीक है। चलो ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जितना भी एम्प्लॉय खर्चा आपको दिखता है, वेजेस हो, सैलरी, मतलब वेजेस और ट्रेडिंग सैलरी, यहाँ वो सब नाटक नहीं, वेजेस हो, सैलरी हो, आप अलग अलग कुछ भी इन लोगों को प्रोवाइड करते हो, ग्रेजुएटी का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब कुछ आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब हमें दिखना चाहिए आप अपने एम्प्लॉयज पे कितना खर्चा कर रहे हो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हम लोग पूरा पूरा यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, जितना भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जितना आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक से लोन लिया है, पब्लिक डिपॉजिट है, मान लो अगर और भी डिवेंचर वगैरह का पैसा कितना भी है, जो भी है सबका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब मिला के जितना भी इंटरेस्ट बनता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी जितना इंटरेस्ट बनता है, सब कुछ आपको फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पे दिखाना है। पेमेंट हुआ नहीं हुआ एक्रोल बेस पे दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर। डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन, हम लोग जितना भी डेप्स अमोटाइजेशन हो रहा है, पीपी पे हो जाए, इंटेंजिबल्स पे कुछ होता है अमोटाइजेशन, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी आपको खर्चा दिख रहा है, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ अदर एक्सपेंसेस, सब कुछ अदर एक्सपेंसेस। बताओ क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग का आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट इसमें ना आपका कुछ एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सब रहता है, फिलहाल उन सबको आप इग्नोर करो, एग्जाम के लिए कोई भी ऐसा कोई रिलेवेंट आइटम नहीं है, बाद में बस उसको बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी बस समझो आपको यहीं तक होता है, इससे हम लोग लेस करते हैं टैक्स, तो हमारा पैट आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस पे लेके जाते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिखाकर, ठीक है। और पहले एक बार मैं आपको नोट्स में यहाँ दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ वो क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे खेलना है, ठीक है। और वो कर लिए ना तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा चीज़। देखो यहाँ पर, तो पार्ट 2 में जो हमें बताया यहाँ पर फॉर्मेट देखो यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आपको दिखाना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आएगा, ग्रांट रिसीव अगर हुआ हमारा सेक्शन 8 कंपनीज का वो भी यहाँ पर आएगा, कोई अगर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अगर है, जैसे मान लो हमारा ऑक्सिलरी है ना, तो प्रिंसिपल भी यहाँ पर आएगा, और ऑक्सिलरी मतलब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जैसे हम लोग यहाँ पर एएलसी हम लोग मान लो बुक सेल करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो सब। और इन सब के बाद अगर एक्साइड ड्यूटी को दिख रहा है हम लोग को लेस करना होता है, बट इसका भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई काम नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब समझो अगर कोई
फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक वगैरह हो गया। अब इनके लिए तो लोन देना ही मेन काम है ना। तो वहां पर अगर इंटरेस्ट वगैरह ये सब अगर आ रहा है, चाहे अदर कोई फाइनेंशियल सर्विस से पैसा अगर आ रहा है, तो यहाँ पर वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है। और अदर इनकम में हमने बात किया है, जितना भी इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। अब गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बहुत बार एक्सेप्शनल आइटम भी हम लोग वहाँ पर दिखाते हैं। अब क्या होता है फिलहाल वही नहीं पता हम लोग को, तो वो छोड़ के रखे, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो छोड़ के रखा हूँ मैं अभी। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और भी कुछ आपको दिखता है, ट्रांसफर फी हो गया, डिस्काउंट रिसीव, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, कोई कमीशन रिसीव, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट अगर आप खर्चा का बात करो तो कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम में हम लोग यहाँ पर रॉ मेटेरियल कंज्यूम दिखाए थे। परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में जितना भी हमारा जो गुड्स रेडी फॉर सेल में परचेस करते हैं, परचेस करेंगे सेल करेंगे, बना नहीं रहे, वो यहाँ पर आपको दिखाना है। चेंजेस इन इन्वेंटरी में आपको तीन चीज दिखाना, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक एंड ट्रेड। आप यहाँ पर रॉ मेटेरियल का चेंजेस मत दिखा देना। हाँ, बट जब आप करंट एसेट में जाके इन्वेंट्री दिखाते हो, फिर उस समय आप सबका सेपरेट सेपरेट बताना, चाहे वो इन्वेंट्री आपका रॉ मेटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का, चाहे डब्ल्यूआईपी, सबका आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है। ठीक है। फिर परचेज में हम लोग बात किए ही। और ये जो चेंजेस वाला है, इसको लेके भी दो तीन एडजस्टमेंट्स आने वाला है, सम के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट में सारा एम्प्लॉय खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट में जो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट लगता है, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आएगा, डेप्थ एंड amortization, और बाकी जितना ही बचे सबका सब अदर एक्सपेंस। एक चीज बस यहाँ पर ध्यान देना, आपका ना कैरेज इनवर्ड करके एक खर्चा आपको दिखेगा। ठीक है। कैरेज इनवर्ड जो है वो दो जगह जा सकता है, इंस्टीट्यूट कहीं कहीं पे, मैंने दोनों में में कहीं कहीं पे करके रखा है। ठीक है। एक तो होता है कैरेज इनवर्ड, आप परचेज के साथ आप दिखा सकते हो, परचेज में आप ऐड कर दो, या फिर आप अदर एक्सपेंस में दिखा दो। ठीक है ना। तो देखो आप नोट्स में वो भी चीज़ आई थिंक मेंशन किया हुआ होगा, नहीं हुआ तो लिख लेना। ये रहा। इट इंक्लूड्स इतना, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड, देख लो आप, कैन बी एडेड विद द परचेज, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, रेंट, ऑडिटर पे, डायरेक्टर पे, ये सब चीज़, ये सब कुछ हमें दिखाना है। और प्रीलिम एक्सपेंस भी यहीं पे राइट ऑफ हम लोग को करना है, अगर नहीं हुआ है तो जाके फिर आप रिजर्व एंड सरप्लस से आप वहाँ पे आप लेस करना। बट एक चीज़ अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज़ है ध्यान देना पर, आपको तीन चीज़ का सेपरेट डिस्क्लोजर आपको देना होता है। अगर मान लो खर्चा में लिख दिया कि इंक्लूडिंग दिस, तो हम लोग को अलग से बताना पड़ेगा उसके बारे में, नहीं देखो डिस्क्लोजर चाहिए होगा इन सब के लिए। तो तीन खर्चा है, एक तो ऑडिटर का खर्चा, ऑडिटर का फी, दूसरा डायरेक्टर का, और तीसरा सीएसआर एक्सपेंडिचर। इन तीनों को हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा और सब में है। जैसे मान लो बोल दिया अदर बिजनेस एक्सपेंस, ऐसे बोल दिया आपको 1 लाख रुपया, बट उसमें बोलता है कि इसमें ऑडिटर का फी जो है ना इंक्लूडेड है 20,000 रुपया। आपको पता है क्या दिखाना पड़ेगा, आप दिखाओगे ऑडिटर का फी 20,000, और अदर बिजनेस एक्सपेंस आप दिखा दो 80,000 रुपया। इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते इंक्लूडिंग ऑडिटर फी 1 लाख रुपया, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्लियर है ना। चलो, अब आओ मैं आपको कुछ एक यहाँ पर, ये भी नोट में है ना, ये रहा नोट में दिया हुआ है। आओ मैं आपको यहाँ पर अब वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला करवाता हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं है आप ले लो यहाँ पर, ठीक है ना। आप जाओ टेलीग्राम पे, मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। देखो ध्यान से बताओ, सेल ऑफ गुड्स, ये बताओ कहाँ जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स के सर हमारा मेन काम तो नॉर्मली ये रहेगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो ये कहाँ जाएगा, चेंजेस इन स्टॉक में जाएगा, है ना। तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करना है तो कर दिए, तो बढ़िया बात, नहीं है तो पे होगा जो भी है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारा खर्चा तो है, तो ये खर्चा अगर है तो आपको दिखाना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट में। कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये तो कहीं पे था नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंस। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, अब देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग परचेज किए हैं फिनिश गुड्स, मतलब नॉर्मली जो बोलते हैं हम लोग स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज में। आप इसको डायरेक्ट परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड भी लिख सकते हो, चलेगा। सैलरी दिए एम्प्लॉय को, ये कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या इसको बोल दे चेंजेस इन इन्वेंटरीज, बोल दे क्या, नहीं सर वहां नहीं जा सकता, ये जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बैड डेट कहाँ जाएगा सर, बैड डेट तो किसी में था नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई, ये जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। ऑडिटर का फी कहाँ दिखाना है सर, ऑडिटर का फी जाएगा तो अदर एक्सपेंस में, बट ध्यान रहे इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए होगा अगर नहीं दिया है तो। फिर बताना हम लोग को इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से लोन लिए थे, वही फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा ये भी हमारा।
उसका कॉस्ट पे करना, मनी इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मेन काम है क्या आपका? नहीं सर, कहाँ जाएगा ये जाएगा अदर इनकम में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज हम लोग स्टॉक इन ट्रेड टू डायरेक्ट ये है नहीं, तो इसको दिखा सकते हैं परचेज में हम लोग कहाँ देंगे इसको, हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। फिर वेजेस ये भी जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हमें फर्क नहीं पड़ता वो सैलरी हो वेजेस हो ट्रेडिंग पील का, तो चल नहीं रहा अलग से यहाँ पर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा सर? एडवर्टीजमेंट किए तो ये हमारा अदर एक्सपेंस में जाने वाला है। फिर डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा सर? फाइनेंस करवाएं, मतलब हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग का था, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसफर फी रिसीव हुआ, तो ये इनकम है, बट ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं है, ये हमारा अदर इनकम में जाने वाला है। प्रीलिम एक्सपेंस क्या करना, अगर पीएल में है तो हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे अदर एक्सपेंस के अंडर। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये चेंजेस में आ नहीं सकता क्योंकि ये रॉ मटेरियल वाला पार्ट है, तो ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव सर हमारा इनकम तो एक तरह से चल रहा है, बट ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला नहीं बोल सकते, इसको हम लोग ये बोलेंगे अदर इनकम में। प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट, तो प्रोविजन बनाए हम लोग, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। उसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये चेंजेस में जाएगा, है ना, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, वो इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड। कैरेज इनवर्ड, अब इसको आप अदर एक्सपेंस के साथ दिखा सकते हो या फिर आप इसको परचेज के साथ ऐड करके दिखा सकते हो। रिपेयरिंग चार्जेस ये कहाँ जाएगा? ये सब हमारा अदर एक्सपेंस के अंडर आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी अदर एक्सपेंस में जाएगा। रॉयल्टी पेड हुआ, बिजनेस एक्सपेंस, सब कुछ हमारा ये सब अदर एक्सपेंस का आइटम है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेचुइटी फंड और अदर एम्प्लॉय रिलेटेड फंड, मतलब ये सब हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का आइटम है। और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ये कहाँ जाएगा बताओ? ये चल जाएगा हम लोग का अदर एक्सपेंस में। दैट्स इट, है ना। तो ये सब कुछ तो हमारा सर यहाँ पर हो गया। अब आओ मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पर आपको दोनों चीज़ पूछा हुआ है, पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और ये भी सारे एग्जाम, अच्छा ये तो बुक है, बुक में हट जाते हम लोग। अब चलते सीधे हम लोग कंपाइलर में। अब वहाँ मेरा मार्क किया होगा ना क्या क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एग्जाम का है कि ये? यस, दिसंबर 17 में 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तो किसी के पास कंपाइलर नहीं है तो वो परचेज कर सकता है, ठीक है, ई बुक और हार्ड कॉपी दोनों ही, बट अब एग्जाम बहुत करीब है तो सजेस्टेड रहेगा अब आप ई बुक ही लो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस डेट। बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 3.5 लाख है, तो कहाँ चल जाएगा ये? शेयर कैपिटल में। 10% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मोटर वैन मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, तीनों ही कहाँ जाने वाला है? पीपीई में। 12% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सेल्स हम लोग को दिखाना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिखाएंगे, मतलब 60 - 3 ही जाएगा 57 लाख का। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट में जाने वाला है। परचेस लेस रिटर्न दिखा रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेस में। ओपनिंग स्टॉक जो भी है माइनस करें क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा चेंजेस में आ, जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 3 लाख है ना, और देखते हैं यहाँ पर कितना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 3,50,000, तो 3 लाख माइनस 3,50,000, आपको 50,000 नेगेटिव में यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। पीएल में आओ एक बार, ये रहा, ठीक है। और फिर कैसे है आप लोग नोट में दिखा भी देंगे। बढ़ते आगे। उसके बाद डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड है, अदर एक्सपेंस में जाएगा। कह रहे आउटवर्ड, तो अदर एक्सपेंस में ही जाएगा ये तो। रेंट एंड रेट्स अदर एक्सपेंस में जाएगा। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, अब आप देखो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2 लाख हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, तो 12% से 24,000 मिलना चाहिए, उतना पूरा पूरा मिला है। अगर नहीं मिलता तो हम लोग अक्रूवल भी हम लोग बुक करते हैं, बट पूरा मिल गया है, जाएगा ये अदर इनकम में। ट्रेड रिसेबल जाएगा, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल भी जाएगा, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल में। एडवर्टीजमेंट बैड डेट ये दोनों ही हमारा अदर एक्सपेंस का आइटम है। सैलरी चल जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुइटी फंड ये भी जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और लास्ट में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस हम लोग को एडजस्टमेंट देखना।
क्लोजिंग स्टॉक पहले हमने देख ही लिया। डिप्रिसिएशन चार्ज करना मोटर व्हीकल पे 10%, मशीनरी पे 20, जितना भी यहाँ पे दे रखा है सब रेट पे चार्ज करेंगे और डेप्सन एमोर्टाइजेशन हेड में दिखाएंगे और साथ साथ पीपी से लेस करके हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट का पीपी में। देखो अब जैसे मैं एक बताता हूँ मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल में यहाँ पर मोटर वैन में 4 लाख है, 4 लाख पे आपको 10% मतलब 40,000 का डेप्सन चार्ज करना है। तो आप ना ऐसे मत दिखाना, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ जो आएगा पीएल, यहाँ दिखाना डेप्सन एमोर्टाइजेशन, नोट में जाना फिर एक एक पे कितना डेप्रिसिएशन है। आप 16 नंबर नोट में जैसे आओ यहाँ पर दिखेगा आपको, 16 नंबर नोट में चलो, मोटर व्हीकल पे इतना, मशीनरी पे इतना, लैंड बिल्डिंग टोटल जाएगा 5 लाख, आप वहाँ पे दिखाओगे, बाकी नोट का नंबर मेंशन कर दो, जिसको देखना होगा वो देख लेंगे यहाँ पर आके, ठीक है। अब पीपी में चलो अगर एक बार ना, तो मोटर व्हीकल जो 4 लाख था, 40 माइनस से 360 आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में 20,000 ऑडिट पे इंक्लूडेड है। तो अब जब आप दिखाओगे ना इसको, यहाँ पर कितना है 30,000 है ना, तो आप डायरेक्ट 30,000 नहीं दिखा सकते हो, आपको दिखाना पड़ेगा 20 का ऑडिट फी और 10 का नॉर्मल खर्चा है। अदर कुछ और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अदर एक्सपेंस चलते हैं। तो देखो अदर एक्सपेंस में अगर आप आओ तो 30 माइनस 20 दिखाया ना, और ऑडिट फी अलग से आपको यहाँ पर 20 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं आगे, और क्या है, फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल क्वार्टरली एंड द लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड। तो इसका मतलब जो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पर दिख रहा है, देखो अब यहाँ पर अगर तो 3 लाख का था तो 30,000 आना भी चाहिए था। अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐसे भी देखो तो 22,500 है, मतलब हर क्वार्टर में, तो यहाँ पर 3 क्वार्टर का दिया हुआ ना ऐसे भी ये, तो 7,500 लास्ट का बचा हुआ है, और ऐसा करेंगे 30,000 आ भी जाएगा। तो पूरा फाइनेंस कॉस्ट दिखाना पड़ेगा 30,000 खर्चा में हम लोगों को ऐड करेंगे ऑप्शन, जैसे हम लोग करते थे नॉर्मल फाइनल अकाउंट करते वक्त। और ये बाकी हमारा अदर करंट लाइबिलिटी में चला भी जाएगा, ये 7,500 रुपये जो 7,500 जो पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप अगर देखो अदर करंट लाइबिलिटी आपको यहाँ पर दिखेगा भी 7,500 रुपया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, उधर ट्रेड रिसेबल में एक सम है 25,000 का, जो एक्स से पैसा हमारा ड्यू है, और एक्स से पैसा नहीं मिलने वाला, बाबू समझ में आ रहा है, यहाँ मिस्टर एक्स है, कहीं कहीं और भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हमें लग रहा पैसा नहीं मिलने वाला, और 25 पैसा इन रुपी मतलब 25% ही उससे मिल पाएगा। तो अभी एक्चुअल में बजट हुआ नहीं है, बट लग रहा हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी 75% का तो प्रोविजन बनाना चाहिए हम लोग को इस 25,000 के ऊपर, और बोलता बाकी पे 2%। तो देखो हमारे पास ट्रेड रिसेबल अभी है कितना, तो ट्रेड रिसेबल हमारे पास है 10 लाख रुपए का, ठीक है। आप समझो 10 लाख का अगर ट्रेड रिसेबल आपके पास अगर है, तो 10 लाख माइनस अगर आप हटाओ यहाँ से 25,000 कितना बचता है, 9,75,000। आप इसके ऊपर 2% का प्रोविजन करो और इसके ऊपर 75%, तो 25,000 का 70% कितना होता है, 18,750, प्लस इसके ऊपर 9,75,000 इंटू 2%, 9,75,000 पर 2%, ये होता है 19,500। तो 19,500 प्लस 18,750 दोनों मिला आता है 38,250। तो आप जब बनाओगे ट्रेड डिसेबल, आपको इतना प्रोविजन लेस करना होगा, और अदर एक्सपेंस में जो प्रोविजन आपने बनाया वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 38,250, और ये कैसे आया, आपको कहीं पे एक जगह दिखाना पड़ेगा, इधर ट्रेड डिसेबल करते वक्त या फिर यहाँ अदर एक्सपेंस, कहीं जगह आपको मेंशन करना पड़ेगा कैसे आया, जैसे देखो यहाँ पर, ठीक है। डन ना। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 1,50,000, तो जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से 1,50,000 हम लोग हटाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, और वही प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फिर दिखेगा। अभी यहाँ पर जब जाओगे ना, अगर आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको 1,50,000 में दिख जाएगा। दैट्स इट ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या समय और देखते हैं हम लोग। ये 10 आपका खुद से कहने लायक है, इसलिए मार्क नहीं किया हुआ इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, और 11 नंबर, 11 हमें करना है, ये भी इस आई थिंक एग्जाम का ही है, जून 24 में। अच्छा इससे ताज़ा और क्या हो सकता है, अब भी आया हुआ 14 मार्क का, देख लो जून 24 में, देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन दिस डेट, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1/4/23 का, क्लोजिंग देख लो कितना है 3 लाख ये है, क्लोजिंग हमारा है 3,52,000, तो -52 आप करके यहाँ पे दिखाना पीएल में, है ना, पीएल जब जाओगे तो दिखाना -52 चेंज इतनी इन्वेंट्रीज करके। आगे बढ़ते हैं, परचेज जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज में सैलरी जाएगा हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फ्रेट कैरेज अदर एक्सपेंस, फर्नीचर जाएगा पीपीई, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। रेंट एंड रेट, स्टेशनरी, रिपेयर, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब कुछ कहाँ जाने वाला है, सब कुछ जाएगा अदर एक्सपेंस। इन टाइम डिविडेंड, देखो ये इन टाइम डिविडेंड पे हो गया, देखो अगर जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है वो नॉर्मली अगर 31 मार्च के बाद डिक्लेयर होगा तो वो हमारा लायबिलिटी है ही नहीं, कंटिन्यू लायबिलिटी में दिखाते हैं उसको हम लोग। लेकिन जो इंटरनल डिविडेंड है ना, ये हम लोग को पीएल से लेस करना पड़ेगा। पीएल मतलब कौन सा पीएल, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं, जो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस जब ट्रांसफर करेंगे ना उस समय, जैसे देखो यहाँ पर अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, कितना है प्रॉफिट यहाँ पर
1,76,400। अब इसको आप ट्रांसफर कहाँ करने वाले हो, इसको आप ट्रांसफर करने वाले हो रिजर्व एंड सरप्लस में। जब आप नोट्स बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, देखो यहाँ पर पीएल का ओपनिंग बैलेंस है इतना, फिर इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, टोटल ये था ना, इसमें से इंटरिम डिविडेंड अब लेस होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को लेस करना पड़ता है। चलो, स्टाफ वेलफेयर ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई, कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पेटेंट जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट के अंडर, और ट्रेड रिसीवेबल जाएगा हमारा करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल के अंडर। फिर परचेज रिटर्न लेस कर देंगे हम लोग, सेल्स हुआ इतना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है ये जाएगा अदर इनकम में, बैलेंस ऑफ पीएल ये ओपनिंग बैलेंस है, ऐड करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जब बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हमारा ये जाएगा शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंडिंग के अंदर। फिर ट्रेड पेबल ये डायरेक्ट दिखा देंगे ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी के अंडर, और जनरल रिजर्व जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में। दैट्स इट। अब आओ एडमिशन हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो भी आएगा प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्स 30% प्रोविजन बनाएंगे, जो प्रोविजन का अमाउंट आएगा उसको लेस करेंगे पीएल से, और उसको हम लोग दिखा देंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, डिप्रेशन चार्ज करके दिखाएंगे डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन में, और साथ ही साथ इसको हम लोग पीपीई से लेस कर देंगे जब हम लोग बनाएंगे पीपीई का नोट। आउटस्टैंडिंग रेंट है 3200 रुपया, सैलरी है इतना, तो जब आप दिखाओ जैसे मान लो यहाँ पर रेंट है ना, रेंट है 16,000 है ना, तो 16,000 प्लस 3200 आप अदर एक्सपेंस में पूरा दिखाओगे 19,200, और अदर करंट लायबिलिटी में आप 3200 दिखाओगे, तो अदर करंट लायबिलिटी में 3200 प्लस 3600 ये 6,800 आपको वहां पर अदर करंट लायबिलिटी में आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। और कैसे यार, नोट में लोग बता भी देंगे दोनों को दिखाकर, इसलिए देखो अदर करंट लायबिलिटी में है ना, अब 3 नंबर नोट में दोनों दिखा देंगे हम लोग। अब रेस्पेक्टिव खर्चा जहाँ पर ऐड करना वहीं ऐड करेंगे, जैसे देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, तो वहाँ पर 3600 रुपये हम लोग ऐड, जब यहाँ दिखाएंगे ना, कहाँ पे सैलरी देता हूँ, सैलरी ये रहा 1,20,000 ना, तो यहाँ पर आप 3600 जब दिखाओगे आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वहाँ पर आप दिखा देना। कहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या, ये रहा, वेट किसका बचा था, इसी का था ना, ना किसी और का था, वेट वेट वेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600 रुपया, तो सैलरी है कितना, सैलरी 1,20,000, अच्छा वो किसी और का नोट गलती से मेंशन हुआ, ठीक है वो मैं ठीक करवा दूंगा, रुको। तो ये जो यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पर 1,53,600 जो आ रहा ना यहाँ पर, वो गलती से पिछले वाले का कॉपी हो गया है, ठीक है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा, रुको। ये 60 नहीं 1,20,000 होगा ये, और यहाँ पे 3600 होगा, तो आके ये 1,23,600 होगा, ठीक है। वो आई थिंक पिछले बार सम था उसमें 60 और 1,800 गलती से सब कॉपी हुआ, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से। और बाकी जो बचा वो सब हमारा अदर एक्सपेंस में जाएगा ही। डायरेक्टर रिकमेंड किया डिविडेंड इतना इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, तो वही जो ये जो रिकमेंड किया ना, ये हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी में आएगा, ये हमारा आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करना, पीएल से हम लोग ट्रांसफर करें, जैसे दिखाते हैं ना हम लोग इंटरिम डिविडेंड का ट्रांसफर करना पेमेंट जो होता है, वैसे इसको भी ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व में हम लोग इसको ऐड कर देने वाले हैं। प्रोवाइड करना है 2040 फॉर पीवीडीटी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अदर एक्सपेंस में दिखाओ, फिर आप ट्रेड रिसीवेबल सब लिस्ट करो, और यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल बताया तो हम लोग को ऑथोराइज में मेंशन करना पड़ेगा हमें नोट में, बस और कुछ नहीं। दैट्स इट। जून 24 में 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे आते हैं। 12 भी उसी जो हम लोग किया भी उसी तरह का है, 12 भी ये भी कभी दिसंबर में, दिसंबर 22 में 12, आप देख लो सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा डबल किया गया है। आप अगर देखो वहाँ पर 3,52,000 था, यहाँ 7,04,000, अभी देखो आपने यहाँ 2,040 ये 4,080, आप देखो सब कुछ आपको सैलरी 1,20,000 था वहाँ, यहाँ 2,40,000, डेटा डबल किया, ये भी दिसंबर 12 का क्वेश्चन है, दिसंबर 22 का 12 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते ज़िंदगी में। क्वेश्चन 13 ये भी आप खुद से कर सकते हो, जून 23 में 12 मार्क का पूछा हुआ है क्वेश्चन ये भी। तो जो जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भी आप पे कहने लायक है, आप एक ही तरह क्वेश्चन देख लो कितना बार पूछा हुआ है। ये भी है क्या, 15 भी नहीं कराना है, कौन सा कराना था फिर, मार्किंग तो किया हुआ होगा। 16 भी कर सकते हो, 17, 18 आई थिंक होगा, ये रहा 18, देखो यहाँ पर 18 में सब कुछ वैसे ही है, मुझे 3 एडजस्टमेंट कराना है, सस्पेंस परचेज एंड स्टॉक का, इसके साथ साथ एक इसमें भी होगा, इसमें एक रिवैल्यूएशन का आइटम आएगा वो करवाना, बस यही करवाना मुझे 4 चीज़ इसमें, बाकी आप कर सकते हो इसमें। देखो क्या क्या देखो, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन स्टेट, लैंड एंड कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी पीपी में जाएगा दोनों, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो अगर यहाँ पर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, देखो आप कौन सा इन्वेंट्री दिया आपको, क्लोजिंग। देखो सबसे पहला चीज़ हम लोग हमेशा और हमेशा हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दोनों चीज़ दिखाए, जो हम लोग बनाते हैं ना एक्सपेंसेस में,
पीएल में जब दिखाता हूँ एक्सपेंस, उसमें हमारा जो दो आइटम होता है ना वो सब, एक तो परचेज का और दूसरा चेंजेस का। तो चेंजेस कैसे आता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमारा पहला हमेशा टारगेट होगा कि हम लोग दोनों दिखाएं, ठीक है। बट बहुत बार सम में देता आपको एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस का मतलब पता क्या होता है, परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, मतलब दोनों को मिला के आपको देता है बहुत बार। तो देखो दोनों को मिला के दिया तो आंसर तो वही आएगा। जैसे समझो अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, परचेज है 5 लाख रुपया, ओपनिंग स्टॉक है 80 हजार रुपया, क्लोजिंग है मान लो अगर 1 लाख रुपया। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 5 लाख 80 माइनस 1 लाख, 4 लाख 80 ही आपको यहाँ पर दिखेगा एडजस्टेड परचेज। अगर सेपरेट भी अगर आप दिखाते हो तो 5 लाख का परचेज और 20 हजार नेगेटिव जो आएगा करके 4 लाख 80 ही आएगा। बट हम लोग को डिफरेंट, हम लोग को दोनों शो करना पड़ता है। बट अगर मान लो सम में ये 4 लाख 80 दिया हुआ है डायरेक्ट और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ही नहीं है, ये कि स्टॉक कैसे हम लोग निकाले, अगर नहीं पता तो तुम मजबूर है हम लोग को डायरेक्ट 4 80 ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये सम देखो, अगर ठीक है, अगर आप ये सम देखो तो यहाँ पर एडजस्टेड परचेज दे के रखा है, एडजस्टेड परचेस यहाँ पर देकर रखा है 320, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया कि इन्वेंट्री जो है वो कितना है, 86 है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो भाई ओपनिंग भी बता, पूरा सम पढ़ लो, कहीं आपको ओपनिंग नहीं मिलने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अब मजबूर है, हम लोगों को परचेज में डायरेक्ट एडजस्टेड दिखाना पड़ेगा 320 का। आप यहाँ पर जाओ पीएल में, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 320। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है वो जब बनाएंगे हम लोग करंट एसेट का इन्वेंट्री, वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। आप देखो यहाँ पर करंट एसेट का इन्वेंट्री बनाया गया होगा, वहाँ पर डायरेक्ट वो दिखेगा 86, दैट्स इट। बट हो सकता है आपको इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन दे, अगर देगा तो निकालेंगे हम लोग। सर कैसे देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वहाँ मैं बताऊंगा कैसे देगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया परचेज और स्टॉक वाला। फिर बात करते हैं सस्पेंस। अब जो सस्पेंस इसमें दिया हुआ है सम में 4 हजार का सस्पेंस, ₹इन 1000 ये सब 4 हजार का बोलता है। देखो सस्पेंस हमारे पास, तो ये कहाँ से आया तो बताएगा इसके बारे में नोट। अगर आप देखो यहाँ पर 4 नंबर नोट, सस्पेंस अकाउंट जो 4 हजार दिख रहा है ना, वो कैश रिसीवर फॉर सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन दिस डेट, जिसका कॉस्ट था 10 हजार और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 8 हजार चार्ज हो चुका था। मतलब देखो ये लोग जो है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे मेंटेन करता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे डब्ल्यू डी पूछूँ आप कितना बोलोगे, 770 माइनस 172, इसका डब्ल्यू डी बी है आज के टाइम में 598, ठीक है। ये इसका रिटर्न डाउन वैल्यू इसका यहाँ पर दिया हुआ है। बड़ी चीज समझना, अब यहाँ पर एसेट बिका है, प्लांट एंड मशीनरी बिका है, जिसका कॉस्ट था 10 हजार और 4 में बिका है, तो आप ये बोल दोगे कि नहीं सर 6 हजार का लॉस हो गया, नहीं, उस पर डेप्सम भी चार्ज हुआ ना। तो 10 हजार का एसेट बिका है, उस पर आज तक 8 हजार डेप्सम भी चार्ज हुआ था, तो नेट में 2 हजार का था और वो 4 में बिका, 2 का फायदा हुआ है। तो 2 का हम लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट। बट कैसे, तो कैसे दिखाना चाहिए था आपको, बोलना चाहिए देखो यहाँ पर कि कैश हमारा रिसीव हुआ है 4 हजार, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा पूरा हट जाएगा बुक से, 10 हजार का कॉस्ट, उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन था वो क्रेडिट होकर पड़ा था, वो प्रोविजन फॉर डेप्सन भी हट जाएगा 8 हजार रुपया। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इन लोग को ये दिखाना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था। क्या किया पता, ये लोग सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट किया 4 हजार, बाकी कुछ किया ही नहीं है, और कुछ किया ही नहीं है, जिसके वजह से क्रेडिट में सस्पेंस आ गया। तो देखो कैश तो डेबिट हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस गलती से डेबिट हुआ था, अब उसमें क्रेडिट हो गया था क्योंकि हम लोग गलती किए थे। तो एक काम करो ना, आज के टाइम में अगर आप सस्पेंस को डेबिट कर दो 4 हजार, सस्पेंस हट गया, प्रोविजन फॉर डेप्सन 8 अपना बुक से हट जाएगा, मतलब जो ये 172 आपको दिख रहा है इसमें आप 8 हटा दो तो कितना बचेगा, 172 माइनस ये 8, ये बचेगा 164। और इतना से आप 770 से आप 10 भी हटा दो तो ये दिखेगा 760। सब कुछ ठीक हो गया, बाकी दो जो बच रहा है 2000 दिखा दो आप अदर इनकम में। आप देखो यहाँ पर अदर इनकम में 2000 दिखाया गया होगा, है ना। और अब हमारे पास 760 का ही यहाँ पर एसेट पड़ा हुआ है, ठीक है। वो था डेप्सन चार्ज करना प्लांट एंड मशीनरी पे 10% ऑन कॉस्ट, तो कितना होगा 76। तो जो रिवाइज जो बैलेंस हमें दिखेगा कॉस्ट का, कॉस्ट कितना दिखेगा उसका 760, माइनस जब करते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब बनाते हो आप पीपीई, वहां पे कितना दिखेगा आपके पास, पहले था 172, 8 तो चला गया, कितना बचा, ये बचा 172 माइनस 8, ये बचा 164, और प्लस इस बार का 76 और आया, तो टोटल 240 का डेप्रिसिएशन आपको दिखाना है नेट यहाँ पर टोटल। तो 760 माइनस ये, तो 520 आपका यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना।
तो आप डिप्रिसिएशन इस साल नहीं जाएगा, इस साल का डिप्रिसिएशन जाएगा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 76। अगर आप चेक करो यहाँ पर डिप्रिसिएशन, एक बार आओ आप पीएल में, ये जाएगा 760 पे, ये 76। अगर आप यहाँ पे चलो पीपीई में, देखो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में 770 था, डिस्पोज हुआ 10 हट गया, ये 760, 240 हट गया, ये इतना दिखा 240 कैसे आया, 172 माइनस 8 इससे बिक चुका था और ये 76 इस बार चार्ज हुआ है। क्लियर है ये चीज़ अब? ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लैंड पे बोला है कि ना रिवैल्यूएशन हुआ, देखो लैंड पे बोला है कि यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट वैल्यू और इसको वैल्यू किया 3,60,000 पे, हमारे पास कितना है 2,20,000। अगर आप देखो, अगर आप कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हो, मतलब कॉस्ट पे अगर आप वैल्यू कर रहे हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फेयर वैल्यू कर रहे हो तो आपको चेंजेस भी करना पड़ता है। तो ये चेंजेस का एंट्री क्या होगा, अपने ए एस में पढ़ रखा ऑलरेडी ये सब चीज़, तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो लैंड आपका बढ़ जाएगा कितना से 1,40,000, मतलब ये 2,20,000 जो दिख रहा है आपको, ये 3,60,000 हो जाएगा। और आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक रिजर्व आपका बढ़ जाएगा 1,40,000 का, है ना। कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। तो रिजर्व एंड सरप्लस जब दिखाओगे आप, वहाँ पे आपको एक रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा 1,40,000 का, और यहाँ पर लैंड आपका 3,60,000 का हो जाएगा। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है मेरे बताने लायक, सब कुछ आपको आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन देखो ना, तो यहाँ पर भी देखो आपको स्टॉक का तो है, बट यहाँ पर परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट यहाँ पर अलग हो सकता है। और चेक करते हैं, यहाँ देखो अगर आप, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक बताया 3,60,000, यहाँ पर भी परचेज एडजस्टेड है 8,40,000 बताया तो है। बट अगर आप जाओ एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाई 3,20,000। तो 3,20,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से। तो भाई यहाँ पर देखो, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक है कितना 3,60,000, तो 3,60,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग, हाँ यस, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 3,60,000 है, और जो कि 3,20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो मैं बोल दूं क्या 40,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, 40,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, है ना। तो समझो कैसे क्या होता है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। जो सम में यहाँ पर आप दिख रहा है हम लोग को 40,000 का ओपनिंग है, परचेज हम लोग को निकालना पड़ेगा, नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है, और एडजस्टेड परचेज सम में दिया हुआ है 8,40,000 का। ठीक है। तो अगर आप चेक करो यहाँ पर, ये 40 और ये 3,60,000, तो ये परचेज 8,40,000 प्लस ये 3,20,000 कर लो आप, तो 8,40,000 प्लस 3,20,000, अब आप 11,60,000 आप परचेज दिखाओ, और फिर आप 3,20,000 का चेंजेस इन स्टॉक भी दिखाओ। क्लियर है ये चीज? अगर ऑप्शन है आपके पास दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं है तो वो छोड़ दो। ठीक है। इसका शॉर्टकट पता क्या है, शॉर्टकट है डायरेक्ट आप बोलो एडजस्टेड परचेज प्लस चेंजेस इन स्टॉक 3,20,000, वही आएगा आंसर। ठीक है। अब देखो इसका इसका जिक्र मैंने नोट्स में भी किया था, बट मैंने अभी आपको इग्नोर करके लाया था यहाँ पर, देखो अगर आपको, देखो यहाँ पर पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, जनरली अमाउंट ऑफ परचेज एंड चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड शुड बी सोन सेपरेटली, हम लोग को अलग अलग दिखाना चाहिए। However, sometimes adjusted purchase, सम में adjusted purchase दे देता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए आपको, एडजस्टेड परचेज दिया ना, क्या करना चाहिए, अगर देखो अमाउंट ऑफ परचेज एंड स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन, या तो मैंने दिया हुआ है फिर लिखा सकते हो जो भी है, अगर ऐसा है तो फिर परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में और ओपनिंग का चेंजेस जो है आपको सेपरेटली शो करना चाहिए। बट सर हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, तो फिर छोड़ दो, एडजस्टेड परचेज दिखाकर हटाओ बात। बोलो क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो, आई थिंक आपका यहाँ तक का आप सारा ही क्वेश्चन कवर हो गया, मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। अब मुझे जो छोटा छोटा पार्ट कुछ एक बताना आपको, एक तो एडवांस टैक्स वाला आइटम, ठीक है, और दूसरा करंट से करंट लायबिलिटी, ठीक है, बस इतना ही है। तो चलो पहले मैं आपको एडवांस टैक्स प्रोविजन पर टैक्स वाला चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर चलता हूँ करंट से करंट लायबिलिटीज में। आप अगर देखो नोट्स में डायरेक्ट आ जाए यहाँ पर, देखो यहाँ पर, आप अगर टैक्सेस का पेमेंट करने जाते हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम लोग अगर टैक्स का पेमेंट करने जाएंगे, हम लोग ये पूरा अपना, ये 31 मार्च है, ये 1/4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा स्टेटमेंट सब कुछ बनेगा, रेडी होगा, तो ऑब्वियस सा बात है इस दिन पूरा हो नहीं जाएगा, है ना, और टाइम लगता है सब कुछ बनने में, और एक्चुअल इनकम कितना हो रहा है, पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी होता है, ये मान लो कहीं पे यहाँ पे कहीं हो रहा है, ठीक है। तो समझो अगर ये 23-24 है, तो इसका पेमेंट कहाँ पर होगा, 24-25 में, 24-25 का पेमेंट कहाँ होगा, 25-26 में, चलते रहता है ये सब चीज़। बट हम लोग यहाँ पर खर्चा तो इसी साल का है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स एक एक्सपेक्टेड अमाउंट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं।
अब जो प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल उतना ही हो, आपका एक्चुअल में इतना ही पेमेंट जरूरी नहीं है। जब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जिस साल बना रहे हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये पीएल से कट जाता है पैसा, चल जाता है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ये होता है ऐसा। और जब नेक्स्ट डे पेमेंट होगा पीएफटी अकाउंट डेबिट टू बैंक हम लोग पेमेंट करके हटा देते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, दैट्स इट। चलो, अब समझो आपका कभी यहाँ पर अगर एडवांस टैक्स भी हुआ तो, एडवांस टैक्स हुआ तो समझो आप अगर प्रोविजन बनाते हो, ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, आपको एडवांस टैक्स अगर जब तक पेमेंट नहीं हो तब तक आपका पैसा नहीं जा रहा आपके पास से। ठीक है, और हम लोग इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 208 पढ़ते भी है, वहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपको इनकम टैक्स का पेमेंट तो करना पड़ेगा एडवांस में, है ना। एडवांस टैक्स पेमेंट हम लोग करते हैं। तो अब दो चीज़ चलेगा, एक तो प्रोविजन नहीं बनेगा, दूसरा हम लोग एडवांस टैक्स का पेमेंट भी करेंगे। अब जैसे आप प्रोविजन बनाओगे, जैसे आप प्रोविजन बनाओगे आप क्या एंट्री करोगे उसके लिए, आप बोलोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, आप बोल दोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चलो ये रहा। और जब एडवांस टैक्स का पेमेंट होगा आप क्या लो, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो आपने प्रोविजन बनाया था 5 लाख का, और एडवांस टैक्स खाली पेमेंट हुआ था लेट 4.5 लाख। ठीक है, एक्चुअल में जब लाइबिलिटी, जब हम लोग को पूरा फाइंड हुआ सब कुछ पता चला, दिखा यहाँ पर लाइबिलिटी जो है ना वो 4,80,000 का है। तो पहला चीज आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या पीएल से प्रोविजन पूरा बना था, हाँ सब पूरा बना था, जबकि एक्सेस बना था। अगर एक्सेस बना है, 10,000 रुपये एक्सेस बना है, उसको आप जो पीएल का ओपनिंग बैलेंस आपका होता है ना उसमें आप ऐड कर दो एक्सेस प्रोविजन में ऐड करके। ये तो पहला चीज हो गया, ये तो पीएल का प्रोविजन का बात हो गया। कम बना था तो इससे ज्यादा निकाल देंगे प्रायर पीरियड आइटम बोलकर हम लोग। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऐसा है कि एग्जैक्ट आया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, हम लोग जितना है उतना दिखा दिए। अब समझो एडवांस टैक्स 4,50,000 का पेमेंट किए थे, और कितना आ गया है 4,80,000, कितना आ गया यहाँ पर 4,80,000। तो बाकी जो 30,000 है ना वो आपको इनकम टैक्स पेएबल करके अदर अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना होगा, या आपने पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, पेमेंट कर दिया तो खत्म करो उसको फिर, है ना। आप एक काम करो, इसके आगे मैं नोट्स पढ़वाऊंगा आपको, पहले एक काम करो ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जो मैं आपको छोड़ कर लाया था। ठीक है, मैं बोला आपको जो मैं कि टैक्स का एडजस्टमेंट के बाद में पढ़वाऊंगा आपको। कौन सा था वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोलते हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस है हीरो लिमिटेड का। ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ आपको आता है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, एडवांस टैक्स का पेमेंट हुआ है 36,000। ठीक है, और अगर आप देखो इस साल का प्रॉफिट हुआ है 58,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स 16-17 का 25 है, 15-16 मतलब 16-17 हमारा करंट ईयर है। ठीक है, तो इस साल का प्रोविजन बना है 25, मतलब हम लोग आने वाले साल में उसको पेमेंट करेंगे। और 15-16 लास्ट ईयर का बनाया हुआ था, मतलब इस साल इसका लाइबिलिटी फाइनलाइज होगा। और एडवांस टैक्स 36 दिया हुआ है, मतलब ये पता है दोनों साल का मिलाकर होगा, एक का तो होगा नहीं, सिंस प्रोविजन जितना बना है उससे कम ही टैक्स नॉर्मली हम लोग देते हैं एडवांस टैक्स में। ठीक है, तो अब चेक करो, अगर आप तो ड्रॉ बोलता है बैलेंस शीट हम लोग का हीरो लिमिटेड का एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, बोलता है एडवांस टैक्स में है ना 15,000 15-16 का है। अच्छा, तो 15-16 का अगर आप चेक करो, अगर आप तो प्रोविजन बन के रखा हुआ है 20,700, और एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ है 15,000। तो इसका मतलब इसमें बाकी 21,000 तो इस साल का है, जो कि हम लोग को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हम लोग को शो करना है। ठीक है, ठीक है, अब हो गया, ये तो था हमारा लास्ट ईयर का जो बनाया हुआ था। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। फाइनली बोलता है 18,000 का लाइबिलिटी डिटेक्ट हुआ है। तो अब अगर 18,000 का लाइबिलिटी असेसमेंट करके सब कुछ आया है, तो आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर एक्सेस प्रोविजन है 2,700 रुपये। हाँ सर एक्सेस है, तो एक्सेस प्रोविजन आपको पीएल में आपको ऐड कर देना है, जो आप बनाओगे ना रिजर्व एंड सरप्लस वाला में पीएल का वहां पे ऐड करना है। और 15,000 ही पेमेंट हुआ था, बाकी 3 पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये 3 आपको अदर करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स पेएबल करके आपको दिखाना पड़ेगा। एक समय आप देखना डायरेक्ट इनकम टैक्स पेएबल आया भी था तो वो निकाल दिए तो बढ़िया बात है, वरना हम निकाल लेंगे ऐसे हम लोग। और बाकी जो इसमें देखो, बाकी जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 25,000, ये इस साल के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, और बाकी 21,000 हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में 21,000 एडवांस टैक्स आएगा। और सबका हम लोग देखते हैं पे क्या क्या किया है। अगर आप चेक करो यहाँ पर देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आते हो आप, तो पीएल में आपको दिख रहा है एक्सेस प्रोविजन जो ओवर प्रोविजन जो बनाया हुआ है 2,700, वो हम लोग यहाँ दिखा दिए। ठीक है, अगर आप अदर करंट लायबिलिटी में जाओ तो इनकम टैक्स का पेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे 3,000 का, 18 - 15। अगर आप इस साल के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाओ
तो आपको बस 25,000 दिखेगा जो इस साल का है, लास्ट ईयर सेटल तो हो गया। और एडवांस टैक्स में अगर आप जाओगे शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में, तो वहां पर सिर्फ आपको 15,000 ये हटा के दिखाना पड़ेगा, ये 21,000 रुपये। बोलो क्लियर है क्या? चलो, एक काम को डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया है और 15-20 मिनट लेंगे हम लोग, छोटा सा ब्रेक ले लो 2 मिनट का यहाँ पर आप, ठीक है? फिर मैं आपको कराता हूँ कैश, वो था ना करंट नॉन करंट वाला चीज़, ठीक है? चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। ओके, चलो आ जाओ। अब डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पर आप कौन सा था पेज? अच्छा, इसमें पेज नंबर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आपके पास जो नोट्स है उसमें लिखा होगा, देखो यहाँ पर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसमें आ जाओ। ये पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ, फिर हम लोग बात करेंगे इस बंदे को क्या बोलते हैं। एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें कोई भी एक सेटिस्फाई कर दिया तो ये करंट बन जाएगा। पहले बोलते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, जैसे मान लो डेटर, डेटर से पैसा हम लोग को आता है ना रियलाइज। और इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब फिनिश गुड्स अपना जो पास रहता है वो। और कंजम्पशन जैसे रॉ मटेरियल, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर यहाँ पर पैसा अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे मतलब हम लोग सेल कर देंगे या फिर कंज्यूम हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर जो एसेट है वो करंट है। तो पहला बात सर, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जैसे मान लो अभी पीरियड निकालना पड़ता है, मान लो ये पीरियड अगर आपका 12 महीने का ही मान लो अभी है, तो अगर उतना महीना पैसा आ जाएगा तो चलेगा, ठीक है, या फिर गुड सेल हो जाएगा या फिर रियलाइज हमारा कंज्यूम हो जाएगा रॉ मटेरियल। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो देखो आफ्टर रिपोर्टिंग जो पीरियड हमारा होता है जो 31 मार्च जो 2024, वहां से 12 महीना, वो तो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग को पहले ही पता है। अब एक जो है ना यहाँ पर स्टॉक, इट इज हेल्ड फॉर प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अगर मान लो ट्रेडिंग के लिए रख रखा आपने, अगर सेल करने के लिए, तो वो अब कितना भी महीना में वो बिके, 18 महीना बिके, 12 महीना बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक अगर बोल दिया ना, चाहे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो आपने सेल करने के रख रखा, ट्रेडिंग के लिए रख रखा अगर आपने, तो वो ट्रेडिंग वाला जो चीज़ है वो हमेशा और हमेशा आपका करंट एसेट ही माना जाएगा। आप उसमें पीरियड चेक भी नहीं करना कितने महीने का ही है, ठीक है? और लास्ट में बोलता है अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अगर है, मैंने बताया था आपको, एफडी वगैरह कुछ भी रहेगा, ये सब कुछ आपको करंट में ही दिखाना, अनलेस कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसके यूज पे, उस पर्टिकुलर पैसा के यूज पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और वो रेस्ट्रिक्शन 12 महीने से ज़्यादा है। जैसे मान लो आपका विजय माल्या का बैंक अकाउंट आपको ध्यान में, विज्जू भाई बहुत अच्छा काम करके गए यहाँ से, ठीक है? तो अगर मान लो अगर 12 महीने से ज़्यादा में अगर वो पैसा आपको रिस्ट्रिक्शन लग गया, आप यूज ही नहीं कर सकते हो, आपको कोई एसेट परचेस करने के लिए या कोई लायबिलिटी सेटल करने, कुछ भी करने के लिए वो फ्रीज कर दिया गया, तो ऐसे केस में वो नॉन करंट जाएगा, वरना अदर बाकी केस में वो करंट में ही दिखेगा। क्लियर है चीज़? अब तो सब कुछ पता चल गया हम लोग को, बस यहाँ पर हम लोग दो चीज़ में फंसे हुए क्या है, देखो। और पढ़ते हैं क्या लिखा हो, देखो। वो तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? एन ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। इफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर नहीं पता तो उसको हम लोग को 12 महीना हम लोग को लेना पड़ता है, बट ये कुछ भी समझ में हम लोग को आया नहीं। बस दो चीज़ क्लियर हुआ है, एक तो जो 12 महीने वाला हम लोग को पहले से पता था, और एक हम लोगों का जो स्टॉक वाला वो हम लोगों को पता चला, और कैसे कैसे इक्विवेलेंट मैंने पहले आपको बता रखा था। अब आओ बस ये ए वाला पॉइंट बता दूं तो आपको काम यहाँ पर हो जाएगा। देखो, तो पहला चीज ये क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने आज यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है? अब रॉ मटेरियल परचेज करते हुए फिर कुछ बन नहीं जाएगा तुरंत में, टाइम लगता है सब चीज़ में। मान लो प्रोसेसिंग हो रहा, प्रोसेसिंग हो रहा, WIP है अभी, होते होते ये फिनिश गुड्स अब ये बना, फिर ये सेल होगा, सेल होने के बाद अगर क्रेडिट सेल अगर हुआ तो फिर पैसा आने में टाइम लगा डेटर से। अब मान लो इसे बीच में कहीं पे 2 महीने कहीं 4 महीने लगते लगते यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो पैसा आया हमारे पास लग गया है ये 15 महीना। तो अब ये हम लोग बोलेंगे 15 महीना का हमारा यहाँ पर है ऑपरेटिंग साइकिल। तो मतलब कोई भी एसेट हमारा जो ऑपरेटिंग नेचर, पहला बात समझ लेना, जो ये पॉइंट नंबर ए है, ये ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर के एसेट के लिए लगता है। जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, चलो स्टॉक के लिए बाद में से बताया वाला चीज है, लेकिन डेटर, स्टॉक, फिनिश गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, इन सब पे ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप ना जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखे हो, है ना, आप उसके लिए बोल दो कि नहीं सर उसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल चेक करनी, उसके लिए वो 12 महीना वाला ही पॉइंट है, ठीक है? तो ये हम लोग को 15 महीना हम लोगों को चेक करना। अगर 15 महीना में मान लो सर डेटर है, अगर 15 महीना में रियलाइज हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, चलो वो हमारा करंट में तो आएगा। बट अब सबसे बड़ा पता है क्वेश्चन ये क्या उठता है, सर ये 15 महीना चेक कहाँ से करना है? ये समझो आप, अगर हमने सेल किया किसी को, आप समझो 1 फरवरी 2024 को,
ये हमारा गुड्स का सेल का डेट है, ठीक है। ये हमारा गुड्स का सेल का डेट है 1 फरवरी 2024, ठीक। और हम लोग का जो रिपोर्टिंग डेट होगा यहाँ पर, अब ये है यहाँ पर 12 महीना, मतलब जो 31/3/24 होगा रिपोर्टिंग डेट, यहाँ से 12 महीने चेक करना होता है हम लोग को। तो आपके बुक में जिस दिन ये डेटर आया है ना, जिस दिन डेटर ये आया है, वहां से आपको चेक करना है 15 महीना। जैसे आप चेक करो यहाँ पर 15 महीना कितना होगा आपका, 15 महीने यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, तो नेक्स्ट 3 और जोड़ो तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर समझो आप 30 अप्रैल 2025, है ना, 30 अप्रैल 2025, है ना। तो 15 महीना, बहुत बार हम लोग एक भी बोलते हैं, 1 मई, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर इतना दिन हो गया, 15 महीना ये। तो अगर आपको देखना है कि ये सर इतना दिन में हो रहा है क्या, अगर विद इन 15 मंथ्स भी हो जाएगा चलेगा, ठीक है। मान लो ये क्राइटेरिया कहीं कहीं फुलफिल नहीं कर रहा है, बट ये 12 महीने वाला कर गया तो भी चलेगा। जैसे अगर इस केस में चेक करो तो 12 महीना तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका 31 मार्च 25 को ही, ये तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं हम ना सर 10 अप्रैल तक, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि 10 अप्रैल 25 तक भी पैसा आ जाएगा, तो देखो 12 महीने वाला फुलफिल तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन 30 वाला तो ये तो हो गया ना, 15 महीने वाला ये तो हो गया ना, चलेगा, अब ये भी करंट में आ जाएगा। लेकिन अब समझो क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं देखो ये मैंने सेल किया था इसको 1 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो अब यहां से 15 महीना अगर आप काउंट अगर करते हो अगर आप, तो ये पता है कितना होगा, ये आपका 3 ऐड होगा ना, ठीक है। तो मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 मार्च, 1 मार्च 24, बहुत हम लोग 29 फेब भी लेते हैं, मतलब वो कर सकते हो वाला चीज़ है, ठीक है। और 24 में 29 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर लीप ईयर होता है। तो 1 मार्च 2024, तो अगर यहाँ तक आ गया तो बढ़िया है, 15 महीने के अंदर आ गया। और अगर इसमें नहीं भी आ रहा है, 31 मार्च, मतलब ये कितना हो रहा है, 25 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 25 किलो, 25 किलो इसको, 1 साल बाद ना, हाँ ठीक है। और यहाँ से अगर देखो आप 31/3/25, अब अगर कोई यहाँ पे नहीं हो रहा 15 महीना, यहाँ पे हो तो भी चलेगा। बोलने का मतलब बस इतना ही है कि 15 महीना आपको ऑपरेटिंग साइकिल, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एकदम क्लियर कर लो। ये जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो डेट है, वो जहां से आपके बुक में वो एसेट आया है, आपको वहां से चेक करना है। तो सर अगर मान लो हम लोग ऐसा कर दिए तो नहीं सर, हम लोग क्या करते हैं ना पता है, हम लोग 15 महीना भी देखते हैं रिपोर्टिंग डेट से। भाई अगर ऐसा करो फिर गलती होगा और क्या। क्योंकि देखो अगर आप, तो यहाँ पर लिखा है ना भाई साफ साफ कि विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग, मतलब जो रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग पीरियड जहाँ खत्म हुआ वहां से 12 महीना, आपको बोला है ना वहां से, आपको बोला है ना, क्या कहीं भी लिखा था ऑपरेटिंग साइकिल में आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड या फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, कहीं बोला था आपको? नहीं, नहीं बोला था ना। तो आपको ये चीज हमेशा चेक कहाँ से करना पड़े, जिस दिन ये आपके बुक में ये एसिड आए। जैसे अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन भी होगा, बट पूरा मैं नहीं कराने वाला यहाँ पर। देखो जैसे यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पर बोलते हैं क्या, वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021, तो मतलब ये इनका समझ लो रिपोर्टिंग डेट है इनका ये, ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रेड पेएबल्स, ठीक है, लाइबिलिटी हमारा, तो जैसे हमने बात किया वहां पर वही सब चीज यहाँ भी रहेगा, वहां पर था रियलाइजेशन, यहाँ पर रहेगा सेटलमेंट, ठीक है, इनटू करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। बोलता है क्या कि आप चेक करो यहाँ पर, बोलता है क्या 3,10,000 रुपये तो अमाउंट इनका ड्यू है, ठीक है। और ड्यू कहाँ से हुआ है, ड्यू हुआ है 1/4/20 से, ड्यू इनका हुआ है 1/4/20 से। और सेटलमेंट इनको लग रहा हो जाएगा 18/5/21, देखो अब 18/5/21 है तो अब 21/3/21 यहाँ से रिपोर्टिंग डेटा का देखो तो आराम से हो जाएगा यहाँ से 12 महीने से तो। लेकिन अगर आप इसमें भी चेक अगर करो तो 1/4/20 से कितना दिन होता है, 15 महीने, अगर आप चेक करो यहाँ पर तो 1/7/21 हो रहा है। तो आराम से आप यहाँ पर उसके पहले यहाँ पे कसम पेमेंट मतलब करने वाले हो जाएगा ना ये तो, ठीक है, करंट में आएगा। तो आपको इस तरह से चेक करना। अब इसके लिए ना यहाँ पर देखो एक सुंदर सा चार्ट यहाँ बनाया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एसेट्स अगर है आपके पास, आप चेक करो क्या वो हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जैसे मान लो स्टॉक अगर ऐसा है तो वो हमेशा करंट एसेट रहेगा, चेक नहीं करना उसमें। बोलता है नहीं देखो हमारा ये स्टॉक तो नहीं है, मतलब प्राइमरली सेल के लिए नहीं रखा हुआ। पूछो क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बोलता है हाँ ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो फिर क्या पूछना हम लोग को, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन है क्या? अगर रेस्ट्रिक्शन है जो कि 12 महीने तक हम लोग उसको यूज ही नहीं कर सकते फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, अगर ऐसा है तब तो फिर वो हमारा नॉन करंट में फिर जाना चाहिए। अगर नहीं ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो हम लोग बोलेंगे करंट एसेट। या रेस्ट्रिक्शन है भी 2-3 महीने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर बोलता है नहीं देखो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो ठीक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अगर नहीं है तो आप पूछो कि ये ऑपरेटिंग नेचर का एसेट है। देखो अगर ये ऑपरेटिंग नेचर का एसेट नहीं हुआ तब तो फिर एक ही हमारे पास उपाय है, वो 12 महीना फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। अगर हुआ वैसा तो करंट एसेट, नहीं हुआ तो करंट नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है ये चीज?
है ना। बट अगर ये ऑपरेटिंग नेचर का एसिड है तो दो में से कोई भी एक हुआ चलेगा। आइदर जिस दिन वो एसिड बुक में आया है वहां से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड तक अगर वो रियलाइज हो जाए, या फिर कंज्यूम हो जाए, या फिर सेल हो जाए, चलेगा। या फिर हम लोग बोलते हैं 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, अगर कोई भी एक अगर हो गया तो करंट, या फिर यहाँ पर नॉन करंट। और ऑपरेटिंग नेचर से क्या क्या हमारा हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है। अब इन्वेंट्री के लिए अलग से बता भी दिया, वो अलग चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना, रॉ मटेरियल, क्या सर रॉ मटेरियल यहाँ पर आएगा स्टॉक वाले में? तो नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरीली आपने उसको नहीं रखा है ट्रेडिंग के लिए। क्या उसको बेचोगे, रॉ मटेरियल बेचोगे आप ना, उसको कंज्यूम करोगे आप। हाँ, तो उसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन होगा उसका स्टॉक बनाने में। हाँ, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ फिनिश गुड्स वाला बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एक होता है कंप्लीट। अगर आपको और डिटेल में बहुत सारा चीज़ अगर आप कुछ भी अगर जानना है तो आप वो रेगुलर लेक्चर्स पूरा आप एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ये सारा ही चैप्टर में आपको जितना बचा हुआ भी है, कैश फ्लो, उसके बाद बैंकिंग, आई थिंक इंश्योरेंस रिलेटेड भी नहीं हुआ है, तो ये सब पूरा मुझे कराना है। और इन डेज पूरा अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है चैनल पे, आप देखना, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा Q&A मैराथन करके, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। बाय बाय, और कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है।